बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दोस्तों को आज बनाना पे कुछ लर्निंग्स करनी है तो अपने मोबाइल फ़ोन्स काइंडली ज़रा नीचे कर लें ताकि हम सेशन को बाकायदा स्टार्ट कर सकें। आज के कुछ घंटों के लिए अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को थोड़ा सा साइलेंट कर लें, बल्कि एक काम करें, आप सब लोग साइलेंट कर लें रीजनल मैचेस के अलावा कोई ज़रूर, क्योंकि देखें ओजी तो सारी ही बंद है, सब लोग साइलेंट कर लें फ़ोन अपना प्लीज़। आपका हाल है यहाँ से जब आप फील्ड में जाएंगे तो फ़ोन किसी का नहीं बजना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, इस वक्त हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं बनाना ट्रेनिंग सेशन का। इस सेशन में हम इब्तदा करते हैं सेफ्टी पॉज से। सबसे पहले कोविड के प्रोटोकॉल्स हमें अपनाने चाहिए। जितना हम फासला मेंटेन कर सकते हैं वो फासला मेंटेन करना चाहिए और आपस में गले मिलने और ज़्यादा करीब आने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें सेफ़ हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बाहर जो दरवाज़े के साथ जो दरख्त है वो हमारा असेंबली पॉइंट होगा, वहाँ पे हम आपस में जाके मिलेंगे इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। और सबको जो है वो मैं गाइड करूँगा, आप सब दोस्त वहाँ पे जाके हम इकट्ठे होंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। आज के सेशन में हमारे जो मेन टॉपिक है वो बनाना क्रॉप है। बनाना क्रॉप के कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आज के इस सेशन में हमने समझनी है। उनमें सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो है बनाना क्रॉप के मेन फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें पता होना चाहिए। हमारी एकरेजेस कितनी हैं, हमारी यील्ड्स कितनी हैं, दुनिया की यील्ड्स क्या जा रही हैं, दुनिया के जो हैं वो एकरेजेस क्या हैं। एक जो जर्नल फैक्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, वो हम आज इंशाल्लाह इस सेशन से सीखेंगे। उसके बाद बनाना की जर्नल एग्रोनॉमी क्या है। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो एक अच्छी यील्ड चाहते हैं तो हमें उसको कितने न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन क्या है और जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो क्या है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे बनाना क्रॉप में पोटाश की डेफिशिएंसी है, फास्फेट की डेफिशिएंसी है, बोरॉन की डेफिशिएंसी है। ये सारी चीज़ें जो हमें आज के इस सेशन में सीखनी है। आखिरी चीज़ कि बनाना में जो प्लांट प्रोटेक्शन है, यानी जो उसमें डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट आते हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन डिजीज़ को हम कैसे कवर कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें आज के सेशन में सीखनी है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा अपने जोनल सेल्स मैनेजर जुनैद ज़ुबैरी साहब को, अगर वो फ़ोन पे बिज़ी हैं, थोड़ी देर में वो आ जाते हैं तो स्टार्ट हम वहाँ से लेंगे। जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डॉक्टर शाहिद साहब जो हैं वो कवर करेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और उनके जो सिम्टम्स, ये सब चीज़ें। जो जर्नल एग्रोनॉमी है या जो प्रोटेक्शन साइड है वो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों की खिदमत में कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा। बाकी इसके अलावा हमारे पास दो और जो हैं वो भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। राशिद महमूद वंडियार साहब इंशाल्लाह वो थोड़ी देर में आ जाएंगे और काजिम रज़ा सुहाग साहब भी हमारे बनाना के अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो इनसे भी हम कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग फील्ड हम कुछ चीज़ें जो हैं वो लर्न कर सकें। स्टार्टिंग के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद जुनैद ज़ुबैरी साहब से, हमारे जोनल सेल्स मैनेजर हैं, कि वो स्टार्टअप में हमें कुछ हिदायत, कुछ नसीहतें, कुछ चीज़ें हमें समझाएँ कि हमें इस ट्रेनिंग सेशन को कैसे लेके आगे चलना है। जुनैद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया साबित अली बलूच साहब। और डॉक्टर शाहिद का मैं बेहद मशकूर ममनू हूँ कि ऑल द वे लाहौर से ट्रैवल कर आए। साबित अली बलूच साहब, फ़ाद एजाज, नईमुल इस्लाम और शाहीन का है, जिन लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हैं, बिलखुसूस राशिद, जिन लोगों ने आज का सेटअप अरेंज किया। एक बहुत अहम चीज़, क्योंकि टेक्निकली तो साबित साहब और डॉक्टर साहब आपको तफसील से आज का तकरीबन आधा दिन आप लोगों के साथ होंगे। फ़ोन तो पहले आप लोग साइलेंट हो चुके हैं। एक बहुत अहम चीज़, आप लोगों ने देखा कि कुछ अरसे पहले कोरोना आया और मेट्रो सिटीज़ में लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद होती थी जो कोविड से जो असरअंदाज हुए, कोरोना से जिनको लंग्स का इम्पैक्ट हुआ, तबीयतें उनकी काफ़ी ख़राब हुई। सो एहतियात एक बहुत अहम अमल होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ थी। आप लोगों ने अगर गौर किया हो, बराड़ी में, इंटीरियर में ज़्यादातर लोगों को कोरोना नहीं हुआ, और अगर हुआ भी किसी को तो ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुआ। क्या वजह थी उसकी? क्या वजह थी कि कोरोना ने असरअंदाज नहीं हुआ या उन पे ज़्यादा
उन पे असर नहीं डाला, लंग्स पे या और दूसरी चीज़ों पे, क्या वजह थी उसकी? बिल्कुल सही, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग था। क्यों स्ट्रांग था? आप लोगों की खुराकें, ताज़ा आबो हवा में आप लोग सारा दिन माशाल्लाह गुजारते हैं, फिर फिज़िकल एक्सर्शन। अब वो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले या जैसे वो क्या कहते हैं मम्मी डैडी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल उनके पास है, गाड़ी उनके पास है, एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, धूल मट्टी में आप जाते हैं तो आपके एंटीबैक्टीरियल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इम्यूनिटी सिस्टम, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग था उस पे इस बीमारी ने कम असरअंदाज किया। और न सिर्फ कोरोना ने, बल्कि कोरोना के अलावा भी अक्सर आप सुनते होंगे ज़रा सा कोई बंदा आपके साथ निकलेगा, शहर से आया हुआ या कोई मम्मी डैडी बच्चा, और ज़रा सा मट्टी में घूम कर आएगा, छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, ज़ुकाम हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। तो जिस तरह से इंसान में ये अमल होता है कि ज़रा सी चीज़ असरअंदाज कर जाती है उस पर, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रिजवान साहब? खैरियत से? आप ठीक हैं? आइए, रिजवान साहब को भी अभी फॉर्मली वेलकम साबित साहब करेंगे। तो जिस तरह से इंसान में आप लोगों ने देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ऐसे पौधे का भी होता है। पौधे का इम्यूनिटी सिस्टम आपने देखा होगा, अगर कीड़े वगैरह असरअंदाज होते हैं या कोई जरासीम या कोई भी उस पर अटैक होता है तो उससे बचने के लिए बहुत अहम अमल होता है ग़िज़ा का। पौधे की भी ग़िज़ा, पानी, खाद, ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट। तो आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि कोर आप लोग वही सारे लोग हैं जिनके पास बनाना क्रॉप मौजूद है। सुबह में आप लोगों ने देखा ड्रिप इरिगेशन का भी सिलसिला इसी ने रखा था ताकि आप लोगों की कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो। किसी फार्मर का अगर कोई सवाल आए, कुछ आए, तो आप लोग बेहतर तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। हर साल हम बनाना की एक ट्रेनिंग फील्ड में अरेंज करते हैं ताकि आपको दोनों ही चीज़ें दिखाई जा सकें, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी, क्योंकि जो पिछले साल आप लोगों को याद होगा हमने किया था उसमें हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिखाई थी कि अच्छी प्रैक्टिस कौन सी और बैड भी हमने दिखाई थी। यहाँ फ़िलहाल हमने रिजवान साहब के पास अरेंज करवाया है आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाने के लिए, और एक प्लांट राशिद और शाहीन लेकर आ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप गुजारिश आप लोग से है कि जो भी जहनों में आप लोगों के सवालात हों फील्ड में, उन सबको ज़रा बेहतर तरीके से समझें चीज़ों को और सवाल करें ताकि जो भी क्लैरिटी आप लोगों को चाहिए वो ऑन स्पॉट आप लोगों को मिल सके। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहा था, पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ग़िज़ा एक बहुत अहम अमल होता है, बिलखुसूस आज चूँकि हम बनाना की बात करें तो उस पर। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, नाउ ओवर टू साबित अली बलोच साहब। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, थैंक यू। आज का ये सेशन हम रिजवान निज़ामानी साहब के पास कर रहे हैं, तो उनको हम फार्मली वेलकम करते हैं। तमाम घनी मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया। आप लोग हमारे पास इनमें बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि बनाना लगाते हैं, बड़े अच्छे फार्मर हैं, बड़ा अच्छा बनाना लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिजवान साहब के पास रखने का जो मेन रीज़न है वो सिर्फ़ एक ही है कि ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, फार्मिंग को अच्छे तरीके से करते हैं। इनकी हम फार्मिंग फील्ड में भी जाके देखेंगे और उनसे कुछ चीज़ें हम सीखने की भी कोशिश करेंगे कि ये हमें बताएं कि इनकी क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, वो हम इनसे सीखेंगे, फील्ड में भी देखेंगे हम कि क्या है। तो यहाँ पे जो रखने का मेन रीज़न है वो सिर्फ ये कि ये एक बड़े अच्छे फार्मर है बनाना के और बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं। इंशाल्लाह हम इनसे काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाएंगे। ठीक है जनाब। इस वक्त हम अपने सेशन को बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं। इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर शाहिद साहब से, थैंक्स टू डॉक्टर शाहिद साहब के वो लाहौर से तशरीफ़ लाए। ये बेसिकली सॉइल साइंटिस्ट हैं और इनकी जो डॉक्टरेट है वो भी न्यूट्रिएंट्स पे ही है। तो ये हमें बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं बनाना क्रॉप के लिए, उनकी डेफिशिएंट सिम्टम्स क्या हैं, उनको कैसे पहचानें और उनको हम कैसे मैनेज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर शाहिद साहब प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू साबित भाई और ऑल पार्टिसिपेंट्स वेलकम कि जी आपने ऑल द वे ट्रैवल किया, कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए आप लोग इधर आए हैं। तो उसमें मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हम ज़्यादातर डिस्कशन सेशन करें और ग़िज़ाइयत के जो एलिमेंट हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करें और फिर फील्ड में जाके उनको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको डाउट होगा कि ये शायद ये वाला एलिमेंट है, ये शायद ये वाला एलिमेंट है,
उसमें क्या ट्रिक है, क्या स्ट्रेटजी है टू सॉर्ट आउट द न्यूट्रिएंट्स कि इनमें से जो रेलिवेंट न्यूट्रिएंट है जिसकी ये डेफिशिएंसी है, उसी न्यूट्रिएंट को आप आइडेंटिफाई करें और उस न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन जो है कोई और न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन रिप्लेसमेंट नहीं होती। जिस ग़िज़ा की, जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी एक्सप्रेस हो जाती है उसी को रिप्लेस किया जाए तो आप क्योर कर सकते हैं और मैनेजमेंट अपने फ्रूट्स की कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाना के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो शेयर करूंगा जिससे आपको बनाना क्रॉप की अहमियत का अंदाज़ा होगा और आपको इस चीज़ का बावर होगा कि आज हम बीइंग कंट्री नेशनल लेवल पे किस जगह पर खड़े हैं और दुनिया जो है वो किस लेवल पे अपनी प्रोडक्शन ले रही है, क्या एरिया है और क्या उनकी पर यूनिट प्रोडक्टिविटी है। अभी इस वक्त जो लेटेस्ट डाटा शेयर हुआ स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, USDA, FAO उनकी तरफ से कि जी ग्लोबली सिट्रस की बनाना की जो टोटल पैदावार है वो 114 मिलियन टन है। टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो 114 मिलियन टन पैदावार ग्लोबली पैदा हो रहा है और इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर जो टोटल एरिया अंडर बनाना है वो 5.6 मिलियन हेक्टेयर है। यानी 5.6 मिलियन हेक्टेयर पूरी ग्लोब में लगता है और उसकी पैदावार जो है वो 114 मिलियन टन रिपोर्ट हुई। अगर हम इसकी नेशनल ग्लोबल एवरेज निकालें कि पर यूनिट एरिया पे कितनी पैदावार ग्लोबली एवरेज क्या है तो वो बनती है 8 टन पर एकड़ जो है वो ग्लोबल एवरेज है। दुनिया की ग्लोबल एवरेज जब ली जाती है ना उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मसलन पाकिस्तान की एवरेज लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एवरेज बहुत कम है। उसकी वजह कि बाज़ एरिया जो है उस एवरेज से बहुत ऊपर होंगे और बाज़ एरियाज़ उस एवरेज से बहुत नीचे होंगे, इसलिए वो नेशनल एवरेज, जब मुल्कों का आपस में कंपैरिजन होता है उस वक्त नेशनल एवरेज ली जाती है जिसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कोई बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहा होता है, कोई बहुत लो फार्मिंग कर रहा होता है, कोई फर्टिलाइज़र पूरे डाल रहा होता है, कोई नहीं, कोई वैरायटी का फ़र्क, कोई सॉइल का फ़र्क, कोई क्लाइमेट का फ़र्क। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बनाना का प्रोडक्शन में इस वक्त सिट्रस मैंगो के बाद चौथा नंबर जो है वो रैंक किया जाए तो चौथे नंबर पे बनाना पाकिस्तान के हवाले से आता है। और इसकी जो पैदावार रिपोर्ट हुई 2020 के अंदर वो 250,000 टन है और एरिया जो लगा वो जस्ट 75,000 एकर्स के ऊपर लगा या 30,000 हेक्टेयर पे लगा, ये टोटल एरिया जो लगा। और अगर मैं इसकी नेशनल एवरेज निकालूं तो वो 3.3 टन पर एकड़ बनती है और अगर ग्लोबल एवरेज मैंने बताई वो क्या है 8 टन पर एकड़। इसका मतलब ग्लोबली आवर नेशनल एवरेज ग्लोब के मुकाबले में बहुत पीछे है। अच्छा, इस टोटल प्रोडक्शन में शेयर देखा जाए कि जी पाकिस्तान का ग्लोब की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर शेयर कितना है तो वो शेयर कैलकुलेट किया वो बनता है 0.2%। यानी टोटल दुनिया में जो केला पैदा होता है उसमें जो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है वो 0.2% है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा जो शेयर है वो इंडिया ले रहा है। इंडिया जो है वो 27% ग्लोब की, यानी दुनिया की जो टोटल प्रोडक्शन का चौथा हिस्सा जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करके दे रहा है दुनिया को और उसका जो शेयर जो है वो इतना आता है 27%, जिसमें पाकिस्तान का शेयर जो है वो प्रोडक्शन के अंदर 0.2% आता है। और एरिया वाइज देखा जाए प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 पे है और अगर टोटल 5.6 मिलियन हेक्टेयर ग्लोब का एरिया उसके अंदर भी इंडिया का जो नंबर है वो सबसे टॉप पे है। 8,000 हेक्टेयर का जो नंबर है वो सिर्फ इंडिया का आता है और पाकिस्तान का जो नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो 75,000, 30,000 एक 30,000 हेक्टेयर और वो 8,000 हेक्टेयर
और उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मिलियन हेक्टेयर, वो बहुत बड़ी फिगर बनती है और उसका एरिया में भी नंबर 1 है और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। अगर मैं यील्ड के हिसाब से कंपेयर करूं, इस वक्त सबसे ज़्यादा पर यूनिट एरिया जो पैदावार ले रहा है वो इंडोनेशिया है, जिसकी नेशनल एवरेज 24 टन पर एकड़ है। हमारी नेशनल एवरेज 3.3 है और इंडोनेशिया जो इस वक्त ले रहा है वो 24 है। इंडिया की जो नेशनल एवरेज है वो 14 टन पर एकड़ है, 14। यानी जो प्रोडक्शन में टॉप जा रहा है वो इंडोनेशिया जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन जो कि एरिया फैक्टर है, एरिया ज़्यादा है, उसमें चाइना जा रहा है और फिर तंजानिया हमसे भी पीछे है प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया में। हमारे यहाँ 3.3 नेशनल एवरेज है और तंजानिया की जो एवरेज है 2.9 है, यानी वो हमसे भी पीछे है पर यूनिट एरिया में। लेकिन जब शेयर में देखा जाए तो एरिया फैक्टर उनका बड़ा है, जिस वजह से शेयर में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख लें कि जी हम अगर रैंकिंग करें पाकिस्तान में, तो मैंने बताया कि फ्रूट्स के अंदर चौथा नंबर है दुनिया में। ना टॉप 10 कंट्रीज़ में हम शुमार हैं, ना टॉप 20 कंट्रीज़ में शुमार हैं, टॉप 50 कंट्रीज़ में भी हमारा शुमार नहीं है। टोटल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो रैंक आता है, नंबर जो इशू हुआ वो 52 नंबर है, यानी हम 52 नंबर पे खड़े हैं। इसका मतलब कि हमारे यहाँ एरिया एक मेजर फैक्टर है जो कि टोटल प्रोडक्शन को एड्रेस करेगा, और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है पर यूनिट एरिया के ऊपर पैदावार को बढ़ाना। और जब पर यूनिट एरिया पे पैदावार बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, इसका मतलब कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड एक लिमिट है कि जी हमारे पास ये 75-30,000 हेक्टेयर मैं देख रहा हूँ पिछले 5-7 साल से कंसिस्टेंट एरिया है जो कि आ रहा है, लेकिन जो पर यूनिट प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करना है। अब इसको इन्हांस करने के लिए हमारे कंट्रोल में क्या है, फार्मर के कंट्रोल में क्या है कि उसके इनपुट जो हैं उनका वैराइटल सिलेक्शन का और उस सॉइल की सिलेक्शन जिस जगह पर आप नया ऑर्चर्ड लगाने जा रहे हैं, अगर वो ज़मीन जिस जगह पर आप नया इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसके मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं, तो यकीनन आपकी वो पोटेंशियल जो प्रोडक्शन है वो हासिल नहीं होगी। उसका जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अवेलेबल है जो कि होना चाहिए वो पोटाश में और फास्फोरस में, पोटाश में कम से कम 300 मिलीग्राम पर केजी ऑफ सॉइल उसका लेवल होना चाहिए, और फास्फोरस के अंदर मिनिमम लेवल 15 मिलीग्राम पर केजी ऑफ सॉइल होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हों तो वो एक हेल्दी सॉइल को कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप अपने क्रॉप को लगाने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो कि जी इस क्रॉप की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन क्या है, एक चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, जो रिक्वायरमेंट होती है फसल की, जो पौधा ज़मीन से ग़िज़ाइयत उठाता है और जो आप डालते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कि डाला फ़र्ज़ किया आपने 100 किलो और पौधे ने उठाया 18 किलो, तो इसका मतलब कि डिमांड 18 किलो 100 किलो से पूरी हो रही है। अगर पौधे की डिमांड आप रेडी टू कुक फूड वाला हिसाब रखें और ज़मीन में वो ग़िज़ाइयत डालें जो उसकी ज़रूरत है, और 100% वो रिकवरी हो, 100% सालुबल हो, जिस तरह ड्रिप में अभी आप विज़िट करके आए कि वो सालुबल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, चूँकि वो एप्लीकेशन और डिमांड का फ़र्क बहुत थोड़ा रह जाता है, चूँकि उसके अंदर लॉसेस कम होते हैं, फिक्सेशंस कम होती हैं, प्रॉब्लम्स कम होते हैं। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र डोजेज़ जो हैं वो डालनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर आपने फर्टिलाइज़र डोजेज़ डाल दी, रिकमेंडेड डाल दी और इस फ़र्ज़ के साथ डाल दी कि पौधे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ एलिमेंट्स पौधा एक्सप्रेस करता है डेफिशिएंसी, अपनी कमी का इजहार करता है, उसकी वजह सम टाइम कि जी फर्टिलाइज़र कम डला,
और सम टाइम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कंडीशन। कंडीशन को इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी भी कहते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब है कि अगर आपने ग़िज़ाइयत ज़मीन में डाली और एक को एक्सेस कर दिया तो वो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को अपटेक को ज़रूरत को पूरा करने में रोकेगा। ये आपने कंडीशन डेवलप की, इसलिए मतवाज़न और बैलेंस फर्टिलाइज़र का कहा जाता है कि एक फर्टिलाइज़र डालने से अगर दूसरे फर्टिलाइज़र की ग़िज़ाइयत की हालांकि पूरी डाली लेकिन पौधे ने नहीं उठाई, किस वजह से? उस कंडीशन की वजह से कि जो आपने एक ज़्यादा डाल दी, एक कम डाल दी, और एक ज़्यादा इतनी डाल दी उसने दूसरे न्यूट्रिएंट की अपटेक को रोक दिया। इसलिए बैलेंस न्यूट्रिशन का होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं कि जी सॉइल की वाटर लॉग्ड कंडीशन आ गई, और जब सॉइल की वाटर लॉग्ड कंडीशन आएंगी तो पौधा उस हालत में अपनी ग़िज़ाइयत को नहीं उठाएगा, जिस वजह से वो एक्सप्रेस करेगा। कंडीशन रिमूव हो जाए तो खाद डालने की ज़रूरत नहीं, वो कंडीशन को आपने आइडेंटिफाई करना है। जब फील्ड में आप जाते हो, सम टाइम क्या होता है, आपको लगा कि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम हमारी ज़मीनों में वाफर मौजूद है, फिर वो डेफिशिएंसी आ रही है कि कोई कंडीशन तो नहीं, ज़मीन के अंदर कोई ऐसी वाटर लॉग कंडीशन या कोई और एलिमेंट ऐसा तो नहीं जिसका एक्सेस इस्तेमाल कर लिया। ये एक दूसरे के एक्सेस इस्तेमाल करने से दूसरे न्यूट्रिएंट की ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी फील्ड के अंदर कि हर चीज़ को हम फ़ौरन ये कह दें कि जी इस न्यूट्रिएंट की कमी है, हालांकि वो न्यूट्रिएंट पूरा है लेकिन कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जब वो कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाएगी। एक विज़िट पे गए, वहाँ पे कॉटन ग्रोअर था, उसकी ज़मीन इतनी ज़्यादा एरिया पे फैली हुई थी, उसने नॉर्मली तो होता है कि जितने पैच आप छोटे डिवाइड करें, सेगमेंट करें और अलग अलग पानी लगाएं तो बेटर है। अच्छा, उसका जो पैच था वो शायद मरबे का पैच था, 20-20 पैलियों का पैच था कि वो एक साइड पे पानी लगा रहा था और वो पानी बहकर आगे तक जा रहा था। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि उसके जो शुरू वाले एकरेजेस थे वहाँ पे पौधा ग़िज़ाइयत की कमी, एक्सप्रेशन वो देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हमने तो खादें पूरी डाली हैं, फिर डेफिशिएंसी आ रही है। जब विज़िट किया तो वहाँ पे वो कंडीशन सूटेबल नहीं थी, जिस वजह से वो ग़िज़ाइयत की डेफिशिएंसी जो है वो पौधा एक्सप्रेस कर रहा था। उसे जब गाइड किया कि भाई ये जो पानी आप लगा रहे हो ये एक ही जगह से कंटिन्यूसली आपका पानी फ्लो होकर अगली ज़मीनों में जा रहा है, आप इसको ब्रेक करें, सब चैनल बनाएं और अलग अलग पानी लगाएं, थोड़ा सा ड्राइनेस दें, तो इस वजह से आपका जो कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी और पौधा जो है वो ग़िज़ाइयत को सही इस्तेमाल करने रहा। हर फसल में यही होता है। सम टाइम वाकई खाद पूरी डली होती है लेकिन कंडीशन सूटेबल नहीं होती। अगर कंडीशन सूटेबल नहीं तो पौधा अपनी ग़िज़ाइयत को एक्सप्रेस करेगा। अब इसकी अगर पहचान लिया जाए, और एक वो खाद है जो कि ज़मीन की तैयारी के वक़्त पौधे ने वो डाली, पौधे ने ज़मीन से उठाई, अपने अंदर ज़ख़ीरा की और बवक़्ते ज़रूरत अपने फ्रूट को ट्रांसफ़र की और फिर वो एक प्रॉपर लाइफ साइकिल को मुकम्मल किया। और आपने प्रिवेंटिव मेजर्स मीन के एहतियाती तदाबीर के तौर पे शुरू हुई में सॉइल का एनालिसिस किया, जो न्यूट्रिएंट कम है आपने शुरू ही में प्लान के मुताबिक उसको डाला, ज़रूरत के मुताबिक डाला, तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये प्लान फॉलो नहीं किया और बवक़्ते टाइम गुजरने के बाद जब फ्रूट का फार्म आया, टाइम आया और उस वक़्त आपने फ़ील किया कि जी ये डेफिशिएंसी है जो कि उसने पहले से स्टोरेज करना था और फिर उसने ट्रांसफ़र करना था, लेकिन उस वक़्त आपको फिर सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है कि अब उसे चूँकि ज़रूरत भी है, अब उसने ज़मीन से उठानी भी है और साथ ही आगे ट्रांसफ़र भी करनी। इसका मतलब कोई ऐसा सोर्स अप्लाई किया जाएगा जो रेडीली अवेलेबल हो उस वक़्त। जब उस वक़्त रेडीली अवेलेबल जिस तरह वाटर सॉल्युबल ग्रेड फर्टिलाइज़र्स हैं, फिर उनको सोचा जाएगा कि वाटर सॉल्युबल को अप्लाई सप्लीमेंट किया जाए ताकि वो जल्द अज जल्द ज़मीन में हल हों
और पौधा उठाए और ये स्पीड आप पूरा प्रोसेस करने के लिए आपको सोर्स का अटेंड। लेकिन क्या वो रिकवरी हो जाएगी 100%? 100% वो रिकवरी, जो लॉस उस पत्ते को पहुंच गया, अब वो रेमेडी, उसका इलाज करने के बावजूद जितने दिन उस हालत में रहा, उसने उतने दिन आपकी पैदावार को हिट दे दी। लेकिन सप्लीमेंट के तौर पे आपने जब खाद डाली तो वो कुछ ना कुछ जो नुकसान था वो उसका सलूशन नज़र आया। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल यही है कि ज़मीनों का तजज़िया करके फसल को वक्त से पहले जांच के, उसकी ज़रूरत जांच के और उसके टाइम फ्रेम को कि किस किस वक्त कौन कौन सी खाद डालनी, पूरा प्लान करके अगर आप डाल देंगे तो पोटेंशियल पैदावार आएगी। लेकिन अगर आप वक्त बाय वक्त देख के सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकली फार्मर अपनी फील्ड के अंदर इन हो के इस एबिलिटी को इम्प्रूव करना कि हम जान सकें कि यार ये कौन सा न्यूट्रिएंट है, पत्ते को देख के जान सकें, जिससे हमें कमी का पता चल जाता है। एक वो वक्त है जो कि मैंने प्रिवेंटिव बताया कि फसल से पहले ज़मीन की टेस्ट करवाना और ग़िज़ाइयत के बारे में पता करना, वो प्रॉपर टाइम है। अगर वो टाइम निकल गया तो फिर कुछ ना कुछ खमियाजा, कुछ ना कुछ लॉस को कम करने के लिए ड्यूरिंग द क्रॉप सीज़न आप जाएं और पत्ते से पहचानें और रेडीली अवेलेबल सोल्यूशन सप्लीमेंट जो फौरी डिज़ोल्व हो और फौरी मिले, और उसको फिर आप रिकमेंड करोगे ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। तो ये 2 टाइम होते हैं। तो जो पहला टाइम है वो तो आपको पता है केमिकल टेस्ट है, उसके लिए तो सैम्पलिंग आप करेंगे, जिसके ऊपर आप जोर दें और पहले करवाएं और टाइमली भेजें और फिर रिकमेंड करें। ये बहुत अच्छा मतलब प्रॉपर टाइम है। फिर ड्यूरिंग द क्रॉप सीज़न सेकंड टाइम आता है, वो आपके कंट्रोल में, वो लैब के नहीं, चूँकि वो आप फील्ड में हैं, आप इट सेल्फ एक लैब हैं, चूँकि आप फार्मर के डेरे पे हैं, क्रॉप के अंदर हैं, डेली देख रहे हो, जिसने अच्छी खाद डाली वो फसल भी देख रहे हो, जिसने नहीं डाली वो फसल भी। तो आपकी जो जजमेंट कॉल है एज लेबॉर्ट्री वो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि आपने दोनों तरह की कंडीशंस फील्ड के अंदर देखी होंगी। लेकिन उसको समझने और जानने की कोशिश करना ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको फील्ड में ले जाके, कुछ प्लांट्स इधर हमारे पास आए भी हैं, लेकिन कुछ हम फील्ड में जाके ऑब्ज़र्व करेंगे कि जी कौन कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, हम उसको पहचान सकें। तो इसके बाद जिस तरह एक मैं एग्जांपल दूं कि जी उस वक्त हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, आइडेंटिफाई तो हो गई, फ्रूट बनता है फिंगर केला जिसे कहा, उसके अंदर का जो सेंट्रल कोर होता है, बाज़ दफ़ा कमर्शियल मार्केट से अगर हम लेके केला खाएं तो हमने देखा कि ऊपर से वो पल्पी होता है और अंदर सेंट्रल जो कोर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। वो जो सेंट्रल कोर हार्ड होती है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का इजहार है। लेकिन उस वक्त आपके पास कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि फसल बन चुकी, हर चीज़ हो चुकी, और ये वो टाइम था जो कि आप पहले कर लेते, वक्त पर कर लेते तो ये प्रॉब्लम ना आती। तो जब आया फिर पता चल तो गया, अगली फसल के लिए तो चलो मैनेज कर लोगे, उस फसल का नुकसान हो गया। तो खाली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इनको मैक्रो एलिमेंट कहा जाता है, ज़्यादा मकदार में चाहिए होते हैं। इसके अलावा आयरन, जिंक, बोरॉन, इनको माइक्रो एलिमेंट कहा जाता है, थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी अहमियत उतनी ही है जितनी मैक्रो एलिमेंट की। फ़र्ज़ किया कि इसका अगर .001 मकदार 2.5 नाइट्रोजन से मिलके कोई चीज़ बनाएगी, फिर वो प्रोटीन बनेगी, फ्रूट बनेगा, हर चीज़ होगी। अगर आपके पास ये 0.001 नहीं है तो समझ लो आपका जो नाइट्रोजन 2.5 था वो भी ज़ाया हो गया। इतनी अहमियत है, क्योंकि इसने उससे मिलना है तो कोई चीज़ बननी है। अगर ये मिलेगा नहीं तो वो जो माइक्रो एलिमेंट की मकदारें डाली हुई हैं वो भी तो इसके अलावा सेकेंडरी एलिमेंट है जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है। ये सेकेंडरी एलिमेंट है, इनकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है।
लेकिन वो प्राइमरी एलिमेंट हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उनको ये रिप्लेस नहीं कर सकते, इनको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। रोल में थोड़ा फ़र्क है। जितना पौधा ज़मीन से फास्फोरस उठाता है, कैल्शियम 5 टाइम फास्फोरस का 5 गुना पौधा ज़मीन से कैल्शियम उठाता है और 3 गुना ज़मीन से मैग्नीशियम उठाता है। फास्फोरस के मुकाबले में अहमियत देख लें कैल्शियम की और मैग्नीशियम की कि पौधे की ज़रूरत है। उससे 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, 3 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम चाहिए। लेकिन हम इसके ऊपर अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो ये वो एलिमेंट हैं जो कि आपके फ्रूट की क्वालिटी को भी प्रॉब्लम करेंगे और आपकी यील्ड को भी मुतासर करेंगे। ना वो प्रीमियम प्रोड्यूस आएगी, क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं आएगी, क्वांटिटी नहीं आएगी। इसके अलावा एक और बता दूं कि जो फिंगर है उसके अंदर जो पल्प बनती है, जो उसका केले के छिलके के अंदर जो गुद्दा है, उसका पल्प का बनने के अंदर मेजर रोल जो है क्वालिटी के अंदर भी और क्वांटिटी के अंदर भी, जिसे शेल्फ लाइफ कहा जाता है। और बाहर से सही है और अंदर से वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके अंदर भराई का जो काम करता है, केले को जानदार और नरम जो रखता है, वो पोटाशियम और नाइट्रोजन, इनकी एक रेशो है। अगर वो पौधे के अंदर मेंटेन होगी तो ये क्वालिटी प्रोड्यूस बनेगा। वो रेशो अगर नाइट्रोजन 1 है तो पोटाश जो है वो 1.5 है, नहीं 1.5 गुना 1.5 है। अगर पत्तों के अंदर ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो पौधा एक अच्छी फिंगर, एक अच्छा केला, भराई वाला और शेल्फ लाइफ ज़्यादा वाला और भरा हुआ वो बनाएगा। इसी तरह अगर वो केला डी शेप हो जाए, अंदर की तरफ खम खा जाए, टिप उसकी प्रेस हो जाए, डी शेप, शक्ल सही नहीं, बिगाड़ पैदा हो जाए, तो ये बिगाड़ को मेंटेन रखने वाला जो एलिमेंट वो बोरोन है। अगर ये डी शेप नज़र आ रहा है, पत्ता डी शेप नज़र आ रहा है, पत्ता मुड़ा हुआ करली नज़र आ रहा है कि उसकी पत्ते की शेप अच्छी नहीं है, बिगड़ गई है, तो बिगाड़ जो होता है पौधे की हालत में और फल की अल्टीमेट हालत में, वो बोरोन की कमी होती है। तो ये उस वक्त जब आपको पता चलेगा तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई सप्लीमेंट रेडिली अवेलेबल स्प्रे की शक्ल में या फ्लड की शक्ल में दे सकोगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि जी ज़मीन की तैयारी में शुरू में हमने ये ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है, तो ये प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े और पैदावार ऑटोमेटिकली, जो बाद में ख़र्चा भी ज़्यादा किया, जस्ट पैदावार को कंप्रोमाइज़ किया, पोटेंशियल नहीं लिया, तो वो शुरू में डाल के आप पोटेंशियल पैदावार ले सकते हो। हर एलिमेंट माइक्रो है नहीं है, कुछ ट्रेसिस में भी हैं जिनको हम नहीं कंसिडर करते, ट्रेसिस में यानी कि इस जिंक बोरोन से भी कम मकदार में मौजूद हैं, जो कि पौधे में जाके अपना रोल प्ले करते हैं। अगर वो कमी हो जाएगी तो पैदावार के अंदर उस एंजाइम का जो रोल होना था वो नहीं होगा, तो पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल का मतलब है पीक जो एक आनी चाहिए पैदावार, वो उसी सूरत में मुमकिन होती है जब तमाम पहलुओं को टाइमली मैनेज किया जाए। ज़राअत में एक ही इम्पोर्टेंस है, वक्त पर चीज़ का करना। अगर वक्त पर चीज़ ना की, नुकसान हो जाएगा, बाद में करोगे थोड़ा सा कंपेंसेशन हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी। तो इसलिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं साबित भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में कवर कर लें, फिर एक ही वक्त में हम फील्ड में जाएं और फील्ड में जाके इन पत्तों को देखें, बार बार देखें, एक दफ़ा नहीं समझ आई फिर देखें और सोचें और समझें कि यार ये कौन सा एलिमेंट है। अगर ये पहचान लिया तो हमें ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन फार्मर एडवाइजरी के लिए एक टूल है जो कि हम यूज़ करेंगे, चूँकि आप खुद एक लेबॉर्ट्री होंगे जब पौधे को देखेंगे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। शेन जो न्यूट्रिशन वाली अब इस पत्ते के ऊपर आपको जो लेमिना
जो लीफ का ये वाला जो लैमिना वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पत्ते के अंदर जो बर्निंग अंदर तक चले गई, एक टिप पूरा पत्ता एक होता है साइडों पे बर्न हो जाना। जब वो साइडों पे बर्न होता है और बर्न होने के बाद किसी एक जगह पे ये सिविरिटी, अगर सिविरिटी पौधे को दुश्वारी आए और सिविरिटी कंडीशन आ जाए, उस वक्त पौधे के पोटाश की डेफिशिएंसी का इजहार ये होता है कि वो पत्ते के अंदर तक चली जाती है, जो कि आम तौर पे हम कहते हैं कि टिप बर्निंग है ना। लेकिन टिप बर्निंग आगाज़ होता है, एक इंडिकेशन होती है। ख्याल नहीं किया तो वो उसने अंदर तक वो बर्निंग ले गया। ये जो बर्निंग अंदर तक चली जाती है, ये पोटाश की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जो बर्निंग होती है वो भी पोटाश की डेफिशिएंसी होती है, वो इनिशियल स्टेज होती है। एक अर्ली स्टेज है, एक सीवियर की स्टेज है। एक और मैं बता दूं, अगर नाइट्रोजन एक्सेस डल गई, कम की तो बात करते हैं, अगर ज़्यादा डल गई तो पौधा उसका भी इजहार करता है। वो पौधे की बर्निंग मिड रिब से बाहर की तरफ होती है। ये जो सेंट्रल मिड रिब है, इस मिड रिब से बाहर की तरफ जो बर्निंग होगी, अंदर से बाहर की तरफ बर्निंग आ रही है मिड रिब के साथ साथ, वो एक्सेस नाइट्रोजन को वो एक्सप्रेस कर रही है कि यहाँ पर आपका नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा डल गया, उसको वो ज़हार करती है। ये पोटाश का ज़हार करती है। इसी तरह एक मैग्नीशियम का होता है कि एक इस साइड पे और एक मिड रिब है। इस लैमिना का ये जो हाफ हिस्सा है, इस हाफ हिस्से के सेंट्रल, ना वो इस मार्जिन पे है ना वो इस मार्जिन पे है, और पत्ते के सेंटर में आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होता है, येलोनेस नज़र आ रही होती है। वो जो एक्सप्रेशन है वो पौधे के मैग्नीशियम को एक्सप्रेस करता है कि ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो वेरी क्रिटिकल क्या है कि अंडरस्टैंड करना कि ये सिविरिटी है या अर्ली स्टेज है। सिविरिटी होगी तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, अर्ली होगी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब मेन एलिमेंट मैंने बताए, एक नाइट्रोजन का बताया, नाइट्रोजन तो ओवरऑल आपको येलोनेस आ जाती है। अच्छा, और ये येलोनेस किन पत्तों पे आती है? पौधे के पत्ते पुराने और नए दोनों का फ़र्क है। जो पुराने पत्ते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन की, पोटाश की, फास्फोरस की पुराने पत्तों पे इजहार आता है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका इजहार जो है, एक्सप्रेशन जो है वो नए पत्तों पे आता है। तो फ़ौरन पहले तो ये जानना कि यार ये पौधे के पुराने पत्ते हैं या नए पत्ते हैं। तो जब देख लिया, 100% श्योर हो गया कि ये पुराने पत्ते हैं, फिर आपके पास माइक्रो वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है मैक्रो वाला, कि यार ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, कैल्शियम है, क्या है। तो जब आप देखोगे पुराना पत्ता नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि पूरा ओवरऑल येलो हुआ होगा। पुराना पत्ता इस तरह इनसाइड बर्निंग या साइड बर्निंग नहीं है, अगर है तो पोटाश है। पुराना पत्ता उसके अंदर सेंट्रल पार्ट है, मैग्नीशियम है। पुराना पत्ता मिड रिब से बाहर की तरफ बर्निंग है, ज़्यादा नाइट्रोजन है। आइडेंटिफाई हो गया, हेल्प हो गई। आप इसमें आप बोरॉन का जिक्र नहीं करोगे, जिंक का जिक्र नहीं करोगे, पता चल गया कि ये पुराना पत्ता है। तो पुराने पत्तों पे रहोगे तो पुराने पत्तों के एलिमेंट को डिस्कस करोगे और उनको कंपेयर करोगे तो एक एलिमेंट पे पहुंचना आसान होगा। जब नए पत्तों पे आओगे तो फिर इनको पीछे कर दोगे। लेकिन अगर नए पत्तों पे एक्सप्रेशन पुराने पत्तों वाला आए तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये मैक्रो हैं। इसका मतलब कि वो न्यूट्रिशन की नहीं, कोई और प्रॉब्लम है। पुराने पत्तों पे नए माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक्सप्रेशन आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बेशक पुराने आप कह दो ये माइक्रो है, तो आप कहोगे नहीं जी ये न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। तो ये भी आपको बाइफरगेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और आइडेंटिफाई हो जाएगा। जिंक जो है उसका ताल्लुक नाइट्रोजन के साथ है। उसकी वजह ये बिल्डिंग ब्लॉक है। ईंट है, ईंट के अंदर सीमेंट है, फिर ईंट है, फिर सीमेंट है। वो सीमेंट की बारीक तय और ईंट की बड़ी तय,
बड़ी तय आप समझ लें कि नाइट्रोजन है और छोटी तय जिंक है। जिंक नहीं होगा तो नाइट्रोजन डाला हुआ ज़ाया हो जाएगा, बिल्डिंग नहीं बनेगी, वेजिटेटिवली पौधा ग्रो नहीं करेगा, कद में छोटा रह जाएगा। जब कद में छोटा रहेगा इसका मतलब कि जिंक या नाइट्रोजन दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहोगे कि नाइट्रोजन है या जिंक है, फिर नए और पुराने पत्तों पे आओगे। फिर आप कहोगे ये नया पत्ता है, ये पुराना पत्ता है, तो फिर इसका मतलब कि ये नए पत्ते वाली सिम्टम्स आ रही हैं। तो ये पौधे का ग्रोथ का छोटा रह जाना, ये जो पत्ते का उसका पेटियोल निकलता है उसके दरमियान डिस्टेंस का थोड़ा रह जाना। जब डिस्टेंस एक पेटियोल का दूसरे पेटियोल से थोड़ा रहेगा तो पौधा छोटा। इसका ना पौधे को कद में बढ़ाना उसका जिंक का रोल है, और वो नाइट्रोजन से मिलेगा तो एक प्रॉपर पौधा डेवलप हो रहा होगा। और इसी स्टेज पे अगर पुराने नए पत्तों पे आपको वो नज़र आ जाए कि जी पत्ता करली है, पत्ता डी शेप नज़र आ रहा है, जस्ट इमर्जिंग होता है जहाँ पे पत्ता जस्ट निकल रहा है, अगर वहाँ पे कोई बर्निंग नज़र आ रही है टिप पे, तो वो बोरोन की आइडेंटिफिकेशन है। हर वक्त हर न्यूट्रिएंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसके उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। हर पौधा एक्सप्रेशन हर न्यूट्रिएंट का एक ख़ास वक्त में दे रहा होता है। अगर वो वक्त मिस हो गया तो वो लॉन्ग टर्म में सवेरिटी में चेंज हो जाएगा। जब सवेरिटी में चेंज होगा तो उसकी कंट्रीब्यूशन उतनी ही कम हो जाएगी, पैदावार में भी, क्वालिटी के अंदर भी। हम चाहते हैं हमारी पैदावार भी अच्छी हो, हम चाहते हैं हमारी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इन चीज़ों को जानना पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि आप इस पौधे को देख के ये जान सकें कि ये कौन सा एलिमेंट है। इसी तरह सल्फ़र है, ये भी नए पत्तों पे एक्सप्रेस होता है, पुरानों पे नहीं होता। कैल्शियम जो है अगर आप देखें तो ये पत्ता एक आपको पूरे का पूरा ही, एक होता है पूरा पौधा येलो शेड दे रहा होता है, लाइट कलर दे रहा होता है, कलर नहीं दे रहा, वो तो नाइट्रोजन होगा। लेकिन अगर पूरे पौधे में एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है कि वो लाइट कलर का, उसका जो थिकनेस है वो थोड़ी सी पतली, पत्ता फटा हुआ नहीं है, लाइट, वो सल्फ़र है। वो सम टाइम पूरे पौधे में एक पत्ता आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर से देखो कि अच्छा यार ये सल्फ़र है, चूँकि एक दो ये नाइट्रोजन तो ओवरऑल पूरे पौधे में आए, तो ये तो एक आध पौधे पे और दूसरा वो नए पत्तों पे, वो पुराने पत्तों पे, तो ये भी फ़र्क होता है। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी कैल्शियम, और बाज़ दफ़ा पोटाश ज़रूरत है लेकिन एक हद तक, एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो पौधा आयनिक कंपटीशन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दबाएगा। पोटाशियम ज़्यादा होगा, इसका इंटरेक्शन कैल्शियम से होगा, पोटाशियम कैल्शियम को दबाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को दबाएगा। अगर रेशो प्रॉपर नहीं होगी, इन्हें कहा जाता है, केमिकल टेस्ट करवाओगे न्यूट्रिएंट पूरे हैं ज़मीन में, बल्कि वाफर नज़र आएंगे, लेकिन वो रेशो ज़मीन के अंदर एक दूसरे के रिस्पॉन्स को दबाएगी। तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी। एक्चुअल नहीं है, ग़िज़ाइयत पूरी है लेकिन पौधा नहीं ले रहा, जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा। जब वो जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा, इस वजह से क्या होगा कि वो ज़ाया हो जाएगा। यानी जस्ट आपने जो ज़्यादा डाला वो भी ज़ाया हो गया, और जिससे उसने दबाया वो भी ज़ाया हो गया, और उसने आगे दबाया, उसने आगे दबाया। एक दूसरे को जब ये सप्रेस करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमेशा मतवाज़न बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का कहा जाता है कि जी मतवाज़न ग़िज़ा डालें। लेकिन मतवाज़न ग़िज़ा कब डालोगे? जब आपको आगाही ही नहीं ज़मीन के अंदर ग़िज़ाइयत के जो एलिमेंट हैं वो किस रेंज में हैं, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है पता ही नहीं, तो आप तो ऊपर से हर तरह की ज़मीन को एक जनरल रिकमेंडेशन डाल दोगे। किसी जगह वो बैलेंस हो जाएगी, किसी जगह वो बैलेंस नहीं होगी। ज़मीन का तज्ज़िया करवाना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंटिव मेजर है। इसके बगैर आप चलोगे तो रिस्क है, कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान।
तज्ज़िये के बगैर नहीं चला जा सकता। और दूसरा टाइम मैंने ये आपको बता दिया। और प्रॉपर न्यूट्रिशन हो तो पत्ते का, पौधे के, ये जो पत्ता होता है, पत्ता निकला, नया निकला, इसने खिलना भी है। खिलने का जो टाइम है, जितनी जल्दी खिलेगा उतनी जल्दी ग़िज़ा बनाना शुरू कर देगा। ग़िज़ाइयत में अगर इम्बैलेंस हो गया, इसके खिलने का टाइम, पत्ते के रोल होके अनफोल्ड होने का टाइम वो बढ़ जाता है। जो एक पत्ता 10 दिन में अनफोल्ड होना था वो 15 दिन में अनफोल्ड हुआ। देखने में हालत ओवरऑल ओके है, लेकिन आपने ये फील किया कि यहाँ पर ये पत्ता अनफोल्डिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल यील्ड नहीं आएगी। वहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करो। कोई कंडीशन का मसला तो नहीं, ज़मीन का टेस्ट करवाया था, सप्लीमेंट की ज़रूरत तो नहीं। एवरी टाइम नीड टू कीप इन टच विद क्रॉप, विद द सॉइल और गिव रिकमेंडेशन। इसे प्रेसिजन कहते हैं। फिर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हासिल होते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। अभी सावर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा जी क्रॉप प्रोटेक्शन कवर कर दें। जी सर, ये आप ना बता दें कि नर मादे का कैसा पता चलता है? अगर क्रॉप में बंदा चला जाता है तो नर का वो सावर भाई बताएंगे। सर थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब कि आपने टाइम दिया और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे हमें काफ़ी अच्छी और काम वाली चीज़ें बता दी इन्होंने। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज के इस फोरम पे, आज के इस प्रोग्राम में तारिक लगारी साहब, जो कि एक बनाना के अच्छे स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अब कुछ थोड़े से टाइम के लिए इनको भी हम जहमत देंगे, तो शक्कर मैनेजमेंट पे हम इनसे कुछ चीज़ें जो है वो लर्न करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त दो चीज़ें हैं जिन पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो ये कि जर्नल एग्रोनॉमी क्या है हमारे पास बनाना की, अगर हम लगाना चाह रहे हैं। ये टॉपिक क्योंकि मोहम्मद आसिफ अली साहब का था, लेकिन वो किसी सबब की वजह से नहीं आ पाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना समराइज़ तरीके से आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने असल टॉपिक जो मेरा है प्लांट प्रोटेक्शन का, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ रखूँगा। जर्नल एग्रोनॉमी में सबसे पहले हम आते हैं सोइंग पे। सोइंग के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है हमारी सॉइल, कि हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए। हर क्रॉप के लिए हम कहते हैं कि यार हमारी सॉइल अच्छी हो, पीएच उसकी मुनासिब हो, ईसी उसकी जो है वो मुनासिब ईसी पे हो, यानी ये चीज़ हम आमतौर पे सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये होनी चाहिए एक अच्छी क्रॉप के लिए, चाहे किसी भी क्रॉप में हम अच्छी यील्ड लेना चाहें। लेकिन जब स्पेसिफ़िकली बनाना पे आते हैं तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पे बनाना हमारा वो क्रॉप है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इरीगेशंस करनी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा इरीगेशंस करने के लिए हमें वो सॉइल चाहिए जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो, बेहतर ऑर्गेनिक मैटर हो। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो जो इरीगेशंस हम उसको देंगे वो भी ज़ाहिर है हमें जो है वो कम देनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि हमें बहुत ज़्यादा इरीगेशंस करनी पड़े। उसके लिए हमें अच्छे ऑर्गेनिक मैटर वाली अच्छी सॉइल चाहिए। 7.5 तक जो है उसकी हमें पीएच इसके जितना करीब हो उतना हमारे लिए जो है वो बेहतर है। इसी जितना 2 से 3 के दरमियान हो तो उतनी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इस टाइप की जो है हम सॉइल अपने लिए मुंतखब करेंगे। वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं बनाना क्रॉप में। ये हमारा कोस्टल क्रॉप का, कोस्टल बेल्ट का जो है वो क्रॉप है। जितना ज़्यादा समंदर से हम इसको करीब लगाएंगे उतनी ज़्यादा हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। समंदर के करीब लगाने का क्या फ़ायदा है? 2 चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब हमने बनाना की जो है वो प्रोडक्शन लेनी है अच्छी। 30 से कुछ डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो, कुछ ज़्यादा हो, वो बेस्ट हमारे लिए जो है वो टेम्परेचर है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, 40-50 पे पहुंच जाए, वहाँ पे हम बनानास की अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। या टेम्परेचर हमारा बहुत कम हो जाए, 8-10-5 पे पहुंच जाए, वहाँ पे हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। हमारे पास जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर इससे ज़्यादा जो है वो वेरी नहीं करता, 30 के करीब करीब रहता है। तो इसलिए हमें जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के एरिया में ही जो है वो क्रॉप लगानी चाहिए। कोस्टल बेल्ट के करीब हो। हम देखते हैं जितना हम दूर जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम हमारे पास जो बाउंड्री लाइन बनाई जाती है वो हाला की बनाई जाती है
कि हालात से ज़्यादा हम जितना दूर जाएंगे उतना हमारे जो है क्रॉप्स की कंडीशन जो है वो हमें हमारी ख़राब होती जाएंगी। हम सोइंग तो कर रहे हैं इसकी, नवाबशाह, नौशेरो, फेरोज़, पन्नो, आकिल और घोटकी तक हमारा ये क्रॉप पहुँच गया है। सोइंग तो हो रही है, उसकी क्रॉप भी लग रहा है, लेकिन वो उस अच्छी क्वालिटी का क्रॉप, वो अच्छी यील्ड जो है हमें वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करता है, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमिडिटी। 60% इसके लिए हमें ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर 60% ह्यूमिडिटी पे हम इसको लगाएंगे तो वो ज़ाहिर है हमें समंदर के करीब करीब मिलेगी, जितना हम दूर जाएंगे उतनी ह्यूमिडिटी हमारे लिए कम होती जाएगी। तो ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं, 60% ह्यूमिडिटी चाहिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पे हम इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सोइंग हम साल में 2 टाइम्स इसकी सोइंग करते हैं, एक बहार में फेब एंड मार्च, और एक जो है हम सितंबर एंड अक्टूबर में इसकी सोइंग कर रहे होते हैं। ये हमारे पास जो मेन टाइम फ्रेम है। इन दोनों टाइम फ्रेम्स की जो है अलग अलग चैलेंजेस हैं। जो हम बहार में सोइंग करेंगे फेब मार्च में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है ना टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर 40-50 से पहुंच गया, तो इतनी ऐसी बर्निंग होगी कि हमारा छोटा प्लांट जो है वो जल जाएगा। उसके अपने जो है वो चैलेंजेस हैं। लेकिन जब हम सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो उसके बाद टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। दिसंबर जैन में अगर टेम्परेचर हमारा 4, 5 या 10 तक चला जाता है तो उसमें भी जो पारा गिरेगा वो हमारे क्रॉप को जला देगा। दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इन दोनों चैलेंज से निपटने के अलग अलग तरीक़ेकार हैं कि हम किस तरीके से क्या करें कि हम अपने क्रॉप को हाई टेम्परेचर से बचा सकें, गर्मी से बचा सकें, और क्या करें कि जिसके ज़रिए हम अपने क्रॉप को सर्दी से या लो टेम्परेचर से बचा सकें। वो हमें उन चैलेंज पे अलग से जो हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो हम कैसे सोइंग करें। सोइंग के लिए हमें पता है कि इसके जो सक्कर्स हैं, जिसको हम सिंधी में थुड़ कहते हैं, मेन तो सोइंग हमारे पास मोस्टली वही होती है। एक क्रॉप है जो हमने ख़त्म करना है, उसके थुड़ निकाले, शक्कर निकाले, वो जाके हमने दूसरी जगह पे सोइंग कर दी। एक मेन जो हमारा सोइंग का प्रोसीजर है सिंध में जो आमतौर पे चलता है वो यही चलता है। इसके अलावा इस वक्त जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो है हमारी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग, कि हम शक्कर वाली सोइंग से टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांटिंग पे शिफ्ट हो जाएं। क्यों शिफ्ट हो, क्या फ़ायदा है इसका? बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे क्रॉप्स में होते हैं, जिनका हमें कुछ का पता होता है, कुछ का पता नहीं भी होता। वो डिजीज़ प्लांट जिसमें कोई भी डिजीज़ आ गई, कोई भी मसला आ गया, अगर हमने वो उठा के कहीं काश्त कर दिया, कहीं उसकी सोइंग कर दी, इसका मतलब है कि एक डिजीज़ हमने एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर डिजीज़ बढ़ा दी, वो डिजीज़ बढ़ जाएगी वहाँ पे। जब डिजीज़ को हम खुद बढ़ा रहे होंगे अपने हाथों से, तो हम उस क्रॉप से क्या उम्मीद रखते हैं कि हमें वहाँ से क्या अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। ये वो क्रॉप है जो कि 1 साल के तो नहीं लगाते हम लोग, कि हमने जैसे दूसरे क्रॉप हम लगाते हैं, राइस लगाया, वीट लगाया, 6 महीने के अंदर अंदर क्रॉप सोइंग भी हुई, हार्वेस्टिंग भी हुई, यील्ड भी आ गई। ये वो क्रॉप तो नहीं है। ये क्रॉप हम 10 साल, 20 साल, बल्कि 50 साल तक भी हम इसको चला सकते हैं अगर अच्छी मैनेजमेंट की जाए तो। जो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप है उसमें रिकमेंड यही किया जाता है कि अब हम लोग जो शक्कर सोएंगे, थुड़ वाली सोएंगे, उसमें से निकल के हम टिश्यू कल्चर सोइंग पे चले जाएं। वो प्लांट्स यूज़ करें जो कि डिजीज़ फ्री हों, कोई डिजीज़ ना हो उसमें। मेन फ़ायदा उसका यही है पहले नंबर कि वो प्लांट्स होंगे जो कि डिजीज़ फ्री होंगे, जो कि हम लेब्स में बना रहे होते हैं, और लैब में बना के लेब कंडीशंस में उनको टेस्ट आउट करके डिजीज़ फ्री करके हम उनको जब अपने फील्ड में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। एक फ़ायदा उसका ये। दूसरा उसका फ़ायदा है कि उसकी ग्रोथ काफ़ी स्पीडी होती है, काफ़ी तेज़ ग्रोथ होती है उसकी। हम एक आम प्लांट जो कि हमने अगर फेब के महीने में एक शक्कर जाके लगाया है, ये शक्कर हो सकता है हमें जाके जो हार्वेस्टिंग पे फ्रूट देगा वो 15 महीने में दे, 16 महीने में दे, 13 महीने में दे सकता है। लेकिन वो प्लांट जो हम लगाएंगे जो कि टिश्यू कल्चर होगा, उसके लिए अगर उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो वो हमें 9 महीने में फ्रूट दे सकता है। यानी हम अपने 5-6 महीने भी टाइम पीरियड भी जो वहाँ से बचा सकते हैं। जो हमारा खर्चा आएगा उसके ऊपर वो वहाँ से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। हम अगर शक्कर से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में आम तौर पे कोई पर प्लांट हमें कोई 20-30 रुपये कास्ट आ जाती है, 30 रुपये कास्ट आ जाती है। यानी अगर हम एक
कैथोड को ट्रांसपोर्ट करके ले जाएं किसी दूसरी जगह, तो तारिक भाई का बता रहे हैं कि 30 रुपये पर प्लांट कास्ट आ जाती है। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर पे जाएंगे तो 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के दरमियान में डिफरेंट जो लेब्स हैं वो डिफरेंट रेट्स भी दे रही होती हैं। 60 से लेकर 100 रुपये के दरमियान हमें जो पर प्लांट उसकी कास्ट आ जाती है, जो कि हमारे लिए मेरे ख्याल में एक अच्छा तरीका है सोइंग का, हम अगर टिश्यू कल्चर पे चले जाएं। उसके अलावा कुछ और नए तरीके भी हैं मैक्रो प्रोपेगेशन के, कि हम जो है वो एक प्लांट लें, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है जहाँ से हम उसकी प्रोपोगेशन करते हैं, उसको ले जाके उसकी डिफरेंट जो आई बड्स हैं उनकी जाके सोइंग करें और वहाँ से डिफरेंट जो है वो एक अपनी मैक्रो प्रोपेगेशन की नर्सरी भी बना सकते हैं, जिसका आमतौर पर हमारे पास रवाज नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठट्टा में एक दोस्त हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, वो उसकी प्रोपेगेशन कर रहे हैं, नर्सरी उन्होंने लगाई हुई है, जिससे लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में हम इस मैक्रो प्रोपेगेशन पे भी चले जाएंगे। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आ जाती है हमारी शक्कर मैनेजमेंट। जो बच्चे उसके निकलेंगे उनको कैसे मैनेज किया जाए, इस टॉपिक पे तारिक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शक्कर मैनेजमेंट पे हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है वो शक्कर को मैनेज करें, उसको हम लेके आगे चलेंगे। ये प्लांट जो हमने लगाया, इसकी जो लाइफ है पूरे प्लांट की, वो ऑन एन एवरेज 50 से 52 पत्तों के दरमियान होती है या 54 पत्तों तक होती है। कितने पत्ते होते हैं भाई इसमें? 50 से 54 पत्तों के, डिफरेंट वैरायटी टू वैरायटी ये वेरी कर रहा होता है। एक पत्ते की जो एवरेज उम्र है कि पत्ता कब निकलेगा, वो बनती है 5.5 से 6 दिन के दरमियान। अगर हम 6 दिन लगा लें एक पत्ते की एज, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने दिन हो गए? 300 दिन का जो है हमारा एक प्लांट होगा। 300 दिन का मतलब क्या है, कितने महीने हो गए? 9 महीने, तकरीबन 9 महीने के करीब बन जाएगा। यानी इस एज में हमें वो प्लांट जो है वो पैदावार दे सकता है। जो मैंने आपको बताया ना कि अगर हम टिश्यू कल्चर पे जाएंगे तो 9 महीने में हमें पैदावार मिल सकती है, लेकिन अगर हम शक्कर पे जाएंगे तो वो हो सकता है हमें 12 महीने में जो है वो फ्रूट दे दे, 15 में दे दे, 16 महीने में दे दे, वो काफ़ी जो है वो लंबा जाएगा उससे। यही प्लांट जो हमने सोइंग की है, जब ये 17 पत्ते तक पहुंचेगा, 17th लीव्स तक पहुंचेगा, तब तक इसकी सिर्फ जो है वो यंगर ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है 17 लीव्स तक। जब वो 18वें लीव पे पहुंचता है तो इसका जो पीरियड है कि उसके अंदर जो बच्चा बनना शुरू होता है, जो बच्चा उसके अंदर पेट के अंदर बनना शुरू होगा, वो तकरीबन 18वें लीव से बनना शुरू हो जाता है। 18th लीव पे उसका बच्चा जो उसके अंदर उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। 17th लीव तक वो सिर्फ अपनी जो वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, यंगर ग्रोथ करेगा। जब वो 18th लीव पे पहुंचेगा तो उसकी जो प्रेगनेंसी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाएगा, और ये जब बड़ा होगा तो ये जो है वो लूंगर की सूरत में हमें वो फ्रूट दे देगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि हम इसके लूंगर को कैसे मैनेज करें, इसके लूंगर की जो है वो प्रोटेक्शन कैसे करें, कैसे उसको बढ़ाएं। ये एक लंबी चीज़ हो जाएगी, हम कहीं और शायद निकल जाएंगे। इसलिए मैं इस एग्रोनॉमी को फ़िलहाल यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। अब आते हैं हम अपने प्रोटेक्शन पे कि प्रोटेक्शन कैसे की जाए। कोई दोस्त बताएगा कि केले के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, बीमारी के लिहाज से या इन चीज़ों के लिहाज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? यार इसको ज़रा बताइए, इसको ज़रा कैमरा से कीजिएगा। अंगारी का मसला, ठीक है। उसमें जो एक वो काला हो जाता है उसका फ्रूट वहाँ से, बिल्कुल ठीक है। इसको सिगार एंड एक डिजीज़ आती है हमारे पास, ये उस डिजीज़ की बात करें, इसको हमारे पास सोली सिंधी में अंगारी बोला जाता है। बेहतरीन है, ठीक है। और क्या इसके अलावा क्या मसला आता है? केली बनती है, केली बन जाती है, केला नहीं बनता। वो तो कहते ना इसमें केला वैसे छोटा छोटा होता है इतना, केली बन जाती है। चलें ठीक है। और इसके अलावा और क्या मसला होता है? हम इंशाल्लाह आज आपको सिंध के बड़े केले भी दिखाएंगे जी। जी भाई, और क्या मसले हैं, और क्या डिजीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रोडक्शन नहीं आती, ठीक है। वो एक काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब ने कवर कर ली उसमें। डिजीज़ के लिहाज से क्या प्रॉब्लम है? बनाना बंची टॉप वायरस, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये, गुड। और क्या मसला आता है? चोक थ्रोट का मसला आता है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। और इसके अलावा
ब्लैक एफिड बिल्कुल ठीक है, ये हमारे CSD के दोस्त हैं, ज़ाहिर इनकी नज़र ब्लैक एफिड पे ही जाएगी। गुड। और जी पनामा विल्ट। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे केले को, वो पनामा विल्ट से है। कौन सी बीमारी से? पनामा विल्ट। इसको केले का कैंसर भी कहा जाता है, इसको CR4 डिजीज़ भी कहा जाता है, इसको पनामा विल्ट भी कहा जाता है, इसको फिजोरियम विल्ट भी कहा जाता है। इतने नाम हो गए हैं इसके। मेन जो इसका टेक्निकल नाम है वो फिजोरियम विल्ट ही है। पनामा विल्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये 1920 की दहाई में पनामा के आइलैंड से ये जो बीमारी है, ये हमारे पास इंडो पाक में आई। पाकिस्तान तो नहीं था उस वक्त, जो हिंदुस्तान था, वहाँ पर ये बीमारी आई। इस वजह से इसका नाम जो है वो पनामा विल्ट मशहूर हो गया। आजकल हम इसको पनामा विल्ट के नाम से याद करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो थ्रेट है हमें, वो पनामा विल्ट से है। सबसे बड़ा मसला ये है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो रिजवान भाई, हमारे पास कोई प्लांट है यहाँ पे फील्ड में पनामा विल्ट का? कल असद भाई बता रहे थे कोई प्लांट है, आपके पास आ गए ना। तो हम फील्ड में जाएंगे, वहाँ जाके उसको देखिएगा। हमारे पास जहाँ पे जो प्लांट्स हमारे दोस्त ला सकें, इनमें पनामा विल्ट की डिजीज़ इनको नहीं मिली, तो यहाँ पे रिजवान भाई के पास पनामा विल्ट है। हम उसको जाके वहाँ पे ब्रीफ करेंगे कि पनामा विल्ट है क्या चीज़, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, और हम इसको कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जब भी प्लांट लगता है ये बीमारी मेरे ख्याल में 2011 में राशिद भाई और तारिक भाई को ज़्यादा इल्म है कि ये जो है वो ठट्टा से हमारे पास पाकिस्तान में आई। ठट्टा के हमारे एक फार्मर थे, उनके पास सबसे पहले ये आई। उस वक्त ये वो ज़माना है जब हमारे पास इसकी डायग्नोसिस का कोई पता ही नहीं था कि ये कैसे डायग्नोस होगी। इसको सिम्टम्स का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं थे, कोई ऐसी लैब नहीं थी जहाँ पे हम इसको टेस्ट आउट कर सकें। तो हमारे इन दोस्तों ने उसको पाकिस्तान से बाहर भेज के वहाँ से लैब टेस्ट करवाए, और फिर पता चला कि यार ये जो है वो फिजोरियम विल्ट पनामा विल्ट बीमारी है। ये बीमारी जो है वो सॉइल बोर्न है, ये ज़मीन के अंदर जो है वो फैलती है। सॉइल बोर्न डिजीज़ है, ज़मीन के अंदर फैलती है, और वहीं से जो है इसका ये डिफरेंट जगहों पे जो वो फैल जाती है। इसका स्टार्टअप जो है वो रूट से ये अपना जो है वो स्टार्ट करती है। इसमें हमारे पास जब मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ पे 2 ख़वातीन थीं जिन्होंने इस पनामा विल्ट पे PhD की हुई थी। 2 ख़वातीन जिन्होंने सिर्फ पनामा विल्ट की डिज़ीज़ पे PhD की हुई थी, PhD स्कॉलर्स थी। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, हालांकि इस्लामाबाद में तो ना केला लगता है ना पनामा विल्ट लगता है, तो मेरे ख्याल में सलाम है उन ख़वातीन को जिन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के जो है वो PhD कर ली। तो ये एक बड़ी बात है। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें जो एक चीज़ जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी, जो मुझे नहीं थी पता, वो ये थी कि इसकी जब जड़ें हैं, उन जड़ों में सबसे पहले निमाटोड जो है वो आते हैं, वो उसको पंक्चर करते हैं। निमाटोड आते हैं, वो उनकी जड़ों को पंक्चर करते हैं। उसके पंक्चर के बाद जो इसके पैथोजेंस हैं वो इंटर होते हैं वहाँ से, और वहाँ से ये डिजीज़ जो फिर वो केले की जो हमारा प्लांट है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें इसके जो पत्ते हैं, जो 5 से मेरे ख्याल में अगर 5-6 महीने वाले जो पत्ते होंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इसके पत्ते गिरते हैं। उन पत्तों में जो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मसलन अगर हम इसकी बात करें, ये क्योंकि इसमें वो डिजीज़ नहीं है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट है जो ये यहाँ से इसके जो किनारे हैं, ये किनारे इसके पीले होना शुरू होंगे, और उसके बाद पीले होने के बाद वो जो है वो काले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और आहिस्ता अपने जो उस तरफ जो अपने मिड ड्रिप की तरफ बढ़ेंगे। दोनों तरफ से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो इसकी मिड ड्रिप है ये दरमियान वाली, ये बिल्कुल सही सलामत रहेगी, इसको कोई मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्रेश होगी। लेकिन इसके पत्ते की किनारियाँ हैं, ये किनारियाँ आस्ते आस्ते जो है वो जलना पहले येलो होंगी, और उसके बाद जो है ये सूख जाएंगी, और पत्ते जो हैं वो नीचे झड़ना और गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके जैसे पत्ते ओल्ड रीव होते जाएंगे वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि हम देखेंगे कि पूरे प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले और सूख के जो नीचे गिर चुके हैं। यहाँ से हम पहचान सकते हैं इसको। इसकी एक पहचान जो है वो ये है। दूसरी जो इसकी पहचान है वो ये है कि अगर हम इसके स्टेम को कट करेंगे, स्टेम को काटेंगे, तो उस स्टेम से हमें जली हुई या जो सूखी हुई मछली होती है, जो मछली की जो स्मेल आती है,
वो स्मेल फील होती है यहाँ से। उस स्मेल से पता चलता है कि यार ये जो है वो पनामा विल्ट का इसमें जो है वो इशू आ गया है। फैलती कैसे है? इसके फैलने में जो मेन रोल है वो एक तो ये है कि क्योंकि ये सॉइल बॉर्न है, तो हम जो पानी लगाते हैं वो पानी हमने लगाया एक प्लांट को, वहाँ से उस प्लांट में जितनी भी सॉइल में जो इसके फंगस मौजूद थे वो उस पानी के ज़रिए ट्रेवल करके पूरे जो हमारे एकड़ में पूरे एरिया में फैलते जाएंगे। जहाँ जहाँ तक वो पानी जाएगा वहाँ तक हमारे इसके पैथोजेंस पहुँच जाएंगे और ये बीमारी फैल जाएगी, बढ़ जाएगी बीमारी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि वो प्लांट जो डिजीज़्ड है उसको हम क्वारंटाइन करेंगे, उसको हम क्वारंटाइन करके बंद कर देंगे और इसका जो पानी का जो इरिगेशन सिस्टम है वो हम अलग कर देंगे, ताकि इसका पानी इसको टच होने के बाद दूसरे जो हमारे प्लांट्स हैं वहाँ तक न जाए। वहाँ तक जाएगा तो बाकियों को भी जो है वो डिजीज़ कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। एक इसका हल ये। दूसरा इसका ये है कि हम जो वर्कर्स लोग हैं, हमारे जो लेबर काम कर रही होती है, वो ज़ाहिर जब उस प्लांट के करीब जाएगी तो उस लेबर के जो पाँव या जूते या उसने जो भी शूज़ पहने हुए हैं उनको वो मिट्टी लगेगी जिनमें पैथोजिन अगर होंगे, तो वो लेबर जब जाएगा किसी और प्लांट में, किसी और क्रॉप में, जहाँ जहाँ वो लेबर जाएगा उन पैथोजिन्स को अपने साथ ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सॉरी सर प्लीज़। तो वो लेबर जहाँ जहाँ जाएगा वो इन्फेक्शन जो है पैथोजन अपने साथ ट्रेवल करेंगे, ले जाएगा और वहाँ पे वो और भी फैल जाएंगे, बाकी जो हमारी क्रॉप है वो भी उसमें डिजीज़्ड हो जाएगी। तो जब हम इसको क्वारंटाइन कर दिया कि उसको पानी न लगे, उसके क्वारंटाइन में हमने ये रूल भी रखना पड़ेगा कोई लेबर इसके करीब न जाए। जो भी करीब जाएगा बाकियों को भी वो पूरे हमारे इलाके को वो ख़राब कर देगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके लिए कुछ जिसकी यानी इसको अगर हम ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो वो बेहतर कर सकते हैं अगर कहीं डिजीज़ आ गई है। सबसे पहले तो ये है कि हम उस प्लांट को रिमूव कर दें। रिमूवल के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन इसका नहीं है। वो बच्चियाँ जिन्होंने थीसिस की थी, इसके ऊपर PhD की है, उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक कुछ वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं जो कि डिफरेंट जो वो माउंटेन एरियाज़ में लगती हैं, उनका उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बना के उसको ट्रीट किया है, जिससे उन स्कॉलर्स के मुताबिक कि वो उसको हम प्लांट को ठीक कर सकते हैं अगर हम उनके वो सॉल्यूशंस यूज़ करें जो उनकी जड़ी बूटियाँ हैं। तो अगर आप में से किसी को चाहिए होंगी तो वो थीसिस मेरे पास है, मैं आप लोगों को वो जो है वो शेयर भी उसकी चीज़ें कर लूँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उनको सॉल्यूशन उसका बना सकते हैं। एक सॉल्यूशन जो बताया जाता है वो ये भी है कि उस इन्फेक्टेड एरिया में जहाँ से हमने वो प्लांट निकाला है वहाँ पे हम 50 ग्राम लाइम यानी चूना जो है वो डाल दें। अगर ज़्यादा लग गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो हमारे सॉइल में और जो बहुत सारी ख़राबियाँ कर देगा, इसलिए मैक्सिमम 50 ग्राम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बेहतर ये है कि हम उसको रिमूव करके वहाँ से निकाल दें। ये है हमारा जो है वो मेन इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे बनाना क्रॉप को, वो पनामा विल्ट से है। दूसरा बड़ा मसला क्या है, कोई दोस्त बताएगा? फंगस का टेम्परेचर क्या बताया कि किस टेम्परेचर पे वो ज़्यादा? यार वो पूरी एक थीसिस है, उसमें वो सब चीज़ें हैं, उसके टेम्परेचर्स की उसने लैब कंडीशन में, फील्ड कंडीशन में उसने टेम्परेचर लिए हुए हैं, वो सारे अवेलेबल हैं उसमें। तो अब मुझे वो सारे पूरी थीसिस तो याद नहीं है, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। ये है कि टेम्परेचर फंगस को बहुत वेरी करता है। ज़ाहिर बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अगर टेम्परेचर उसके फेवरेबल 3 चीज़ें होती हैं डिजीज़ को, ट्रायंगल डिजीज़, पैथोजन हो, होस्ट हो और टेम्परेचर हो, ये 3 चीज़ें ट्रायंगल बनता है तो डिजीज़ आगे। बिल्कुल तारिक भाई जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं ये बेहतर जानते हैं कि डिजीज़ जो हैं वो किस तरीके से फैलती हैं, क्या करना चाहिए। उसमें टेम्परेचर बिल्कुल ज़ाहिर है वो वेरी करता है। वो थीसिस मेरे पास खुशकिस्मती से है अवेलेबल, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ वो उसकी जो चीज़ें हैं वो शेयर भी कर लूँगा। उसके बाद क्या बड़ा प्रॉब्लम है, कोई दोस्त बताएगा? पनामा के बाद किसकी बीवी? BBTV। अच्छा चलें, मैं समझा किसी की बीवी की बात हो रही है। अच्छा, खुशकिस्मती से मेरी जो PhD की थीसिस है वो भी इसी BBTV के ऊपर ही है, तो थोड़ा बहुत जो है मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। इसका जो BBTV के लिए जो सबसे कुछ अर्सा पहले 90s के ज़माने में ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। 90s में ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। इस वक्त जो पनामा है इससे बड़ा थ्रेट जो है वो BBTV का हम गुजार चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एकरेजेस हमारे सिंध की जो है वो बनाना क्रॉप की डाउन हो गई थी, बहुत कम हो गई थी इस BBTV की वजह से।
ये BBTV भी किसी अच्छे भले मानस पाकिस्तानी की मेहरबानी की वजह से ये बाहर से डिजीज़ इंपोर्ट हुई यहाँ पे, और यहाँ पे उसको बढ़ी, उसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आई। इसके जो बढ़ने का मेन काज है, मेन रीज़न है, जो कि दानिश भाई ने बताया, ब्लैक एफिड। ब्लैक एफिड एक इंसेक्ट है, काला तीला हम उसे कहते हैं। वो इसका मेन काज है जो कि इसको कैरी करता है, जो कि इसको ले आता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे फैलाता है। इसके बढ़ने का जो रीज़न है वो ब्लैक एफिड है। अगर हम ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर लें तो BBTV का समझें कि 70% मसला हमने हल कर दिया। BBTV नहीं आएगी हमारे खिलाफ अगर हम ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर लें तो। ब्लैक एफिड एक बहुत एक छोटा सा जो है वो कीड़ा है, जिसको हम आम किसी भी जो है वो सकिंग वाली जो भी पेस्टिसाइड्स हैं हमारे पास, जो सकिंग कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होती हैं, उनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सेफिना है हमारे पास ब्लैक एफिड की जो है वो कंट्रोल के लिए। हम सेफिना एक अच्छी दवाई है, इसके ज़रिए हम ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो थ्रू जो केमिकल हम उसको सेफिना के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पास खेतों में वाटर चैनल्स बने होते हैं, वाह जिसको हम कहते हैं, उनके साथ जो छबर लगी, जो ग्रास लगी होती है, वो इसकी मेन शेल्टर है, जहाँ पे ये बढ़ता है, इसकी जो है वो बढ़ोतरी होती है, वो शेल्टर है इसके लिए। अगर हम अपने बनों से, अगर हम अपने वाटर कोर्सेज से उस ग्रास को ख़त्म कर दें तो ये इसको पनपने की कोई जगह ही नहीं बचेगी ब्लैक एफिड को, तो ज़ाहिर है वो वहाँ से प्रोपगेशन नहीं कर पाएगा, हमारे जो है वो क्रॉप को ख़राब नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो है वो वीडिंग्स करें अच्छे नमूने से, अच्छे तरीके से, उस ग्रासेस को ख़त्म कर दें। लेबर के ज़रिए या किसी केमिकल्स के ज़रिए हम ग्रास को ख़त्म कर सकते हैं। अगर ब्लैक एफिड आ जाए हमारे पास तो हम उसको स्प्रेज के ज़रिए जो है वो सेफिना के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफरेंट जो मैंने कुछ लाइट ट्रैप्स और कुछ कलर ट्रैप्स यूज़ किए थे अपने PhD के ट्रायल्स में, वो एक थोड़ा सा जो है वो लंबा प्रोसेस है, वो भी ज़ाहिर है उनके ज़रिए भी हम अपने इसको ब्लैक एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका नाम जो है वो नाम से पता है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसका नाम क्या है? बनाना बंची टॉप वायरस। इसका मतलब ये है कि इसका जो टॉप है उस टॉप पे एक बंच बन जाता है, इसके टॉप पे बंच बन जाता है, और उस बंच की वजह से जो है वो बिल्कुल पौधा जो है वो ऐसे बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉकेज की वजह से जो उसका फ्रूट साइज़ है वो भी बहुत छोटा रह जाता है। वो जो ख्वाजा साहब ने कहा है ना कि सिंधी केले छोटे होते हैं, वो उसने शायद बंची टॉप वायरस वाले केले देख लिए होंगे, जो कि इतने छोटे छोटे रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो इन्फेक्टेड केले होते हैं, उस पर डिजीज़ का हमला होता है, और वो ज़ाहिर बिल्कुल छोटे रह जाते हैं और मार्केट के काबिल वो नहीं रहते, हम उसको मार्केट नहीं कर सकते उनको। ये एक प्लांट है जिसको हम अगर देख लें, प्लांट ये एक प्लांट है, हम इसको देख सकते हैं कि ये ऊपर इसका जो है ना ये बंच बनना शुरू हो गया है। ये छोटा प्लांट है, जितना बड़ा प्लांट हम देखेंगे बड़ी उम्र का, उसका बंच ज़्यादा जो है वो क्लियर और वाज़े होगा हमारे पास, हम उसको अच्छी तरीके से जो है वो देख सकते हैं। ये बंच बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये बिल्कुल बंद हो जाएगा ये। तो इसके अंदर से जो लूंगर निकलेगा वो भी ज़ाहिर है अनहेल्दी होगा, और उसके अंदर जो फिंगर्स लगेंगे वो बिल्कुल छोटी छोटी रह जाएंगी, और उनको हम जो है फिर वो मार्केट नहीं कर पाएंगे। एक इसका जो सिम्टम है जो मेन नज़र आता है, दूर से नज़र आ जाता है, वो उसका ये बंच यहाँ से बन जाता है, वो नज़र आता है हमें। दूसरा इसका सिम्टम ये है कि इसकी जो ये रिब्स हैं, जो इसकी ये नसें हैं, ये मोटी होना शुरू हो जाती हैं। जो नसों का साइज़ है ये मोटा हो जाता है। अगर हम कोई बड़ा प्लांट देखेंगे तो वो हम बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि वो नसें इसकी मोटी हो जाएंगी, और ये जो इसका लीफ है ये से बंद होना शुरू हो जाएगा। और अगर बड़ा प्लांट होगा तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो इसका ये जगह, यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रिक्स नज़र आती हैं हमें। ये स्ट्रिक्स जो हैं वो भी इसकी निशानी है कि इसमें बंची टॉप वायरस है। इसके अलावा जो इसका पत्ता है, जब हम इसको ऐसे मरोड़ेंगे, बंद करेंगे, तो इसमें एक कड़क की आवाज़ आती है थोड़ी सी। ये कड़क की आवाज़ इस चीज़ की निशानी है कि इसमें ये इन्फेक्टेड है बंची टॉप वायरस से। अगर इसमें कड़क की आवाज़ नहीं आती, इसका मतलब है कि ये बंची टॉप इसमें नहीं। अगर कड़क की आवाज़ आए इसमें, इसका मतलब है कि इसमें बंची टॉप का जो है वो अटैक हो चुका है। तो दूसरा ये जो प्लांट अभी आपके हाथ में, इसकी जो किनारे हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये इसके जो किनारे हैं, ये जो टॉप, खासकर न्यू लीफ जी वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके जो किनारे हैं ये फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं ऊपर की तरफ।
क्योंकि इसकी जो नसें हैं, जो इसकी वेन्स हैं, जब वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी, तो आखिर तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, तो इसके जो किनारे हैं वो फोल्डिंग होते जाएंगे, ऊपर से ऊपर की तरफ जो है उनकी फोल्डिंग्स होती जाएगी। ये भी एक जो उसका सिम्टम है कि जब फोल्डिंग होना शुरू हो जाए इसकी, तो इसका मतलब इसमें जो बंचिटा वायरस का जो अटैक हो चुका। इसको भी जो इसका हल है वो भी यही है कि हम इसको अपने जो फील्ड से निकाल के बाहर कहीं दूर फेंक दें, क्योंकि ये भी वायरल डिजीज़ है और इसको ज़ाहिर है हम किसी तरीके से जो है वो अपने पास कोई इसका सॉल्यूशन राइट नाउ नहीं है। दुनिया में इसके इंजेक्शंस वगैरह हैं, इसको इंजेक्ट किया जाता है कि काफ़ी चीज़ों से, वो एक अलग ही, शायद हम उसको अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे कि हम वो इंजेक्शंस लेवल तक जाएँ और इसको जाके हम ठीक कर सकें। इसको हम निकाल के हम इसको बाहर जो कहीं दूर फेंक दें, जो हमारे खेतों के जो करीब ना हो, उसके वायरस जो फिर वापस हमारे खेतों की तरफ ना आ सके। आखिरी एक चीज़ जो है वो जो अंगारी भाई ने कहा कि सिगार एंड डिजीज़ है हमारे पास। सिगार वही सिगार जो हम सिगरेट पीते हैं, सिगार वाला वही सिगार है, उसी के साथ नाम है इसका, सिगार है। उस सिगार हम जब पीते हैं तो उसके आखिर में जब उसका स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम उसको आग लगा रहे होते हैं, वहाँ से ऐश बनती है। सिगरेट पीते हैं कौन लोग पीते हैं? काफ़ी पीते हैं सर, अब बहुत सिगरेट पीते हैं, और भी लोग हैं कि जो सिगरेट का जो स्टार्ट होता है, जहाँ से हम उसको आग देते हैं, वहाँ से ऐश बनना शुरू हो जाती है। उस ऐश को जब हम कंपेयर करते हैं अपने केले के साथ, तो बिल्कुल वही उसी टाइप की ऐश जो उसके टॉप पे बनना शुरू हो जाती है, वो जलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐश की तरह। वो इसको हम सिंधी में अंगारी बोलते हैं, इसको अंगारी हो गई है। हालांकि ये अंगारी तो अपनी जगह पे ये एक डिज़ीज़ है जिसको सिगार एंड डिजीज़ कहा जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका ये है कि वो जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं, जो फिंगर्स हैं, उनको हम निकाल के फेंक दें। पहला इसका कंट्रोल ये है कि हम उसको निकाल के फेंक दें ताकि ये डिजीज़ बढ़ नहीं सके। अगर जितना हम उसको वेट करेंगे, उसको हम नहीं निकालेंगे उनके इन्फेक्टेड फ्रूट को, उतना ये जो बाकी जो हमारे दूसरे फ्रूट्स हैं उनको भी ये ख़राब करती जाएगी। इसलिए जहाँ पे भी हम इसको देखें वहाँ इसको निकाल के हम उसको फेंक दें। दूसरा इसका तरीका ये कि इस पर कुछ केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जिसमें कार्बनडाइजिम का कोई अगर हमें अच्छा केमिकल मिल जाता है, या हमारे पास एजीडॉक्स है, एजीडॉक्स के ज़रिए हम उसको स्प्रे करके भी हम इस सिगार एंड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक सवाल था एक दोस्त का, मैं उसको उस पर डिस्कस करके इसको अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि नर और मादी, इन्होंने कहा कि कौन से जो है वो सक्कर्स होते हैं। ये सवाल था आपका, नर और मादी। पता है आप लोगों को इस केले में नर मादी होते हैं? पता है? और केला वो वाहिद फसल है जिसका नर जो है वो प्रेग्नेंट भी होता है और वो हमें फ्लावर भी देता है, वो हमें फ्रूट भी देता है। जो उसकी मादी है वो ना प्रेग्नेंट होती है, ना फ्रूट देती है, ना हमें जो है वो उससे कोई फ़ायदा होता है। ऐसी कोई चीज़ देखी है हमने दुनिया में जिसका नर प्रेग्नेंट भी हो, फ्लावर भी दे, फ्रूट भी दे और हम उससे फ़ायदा भी लें? इसकी मादी किसी काम की नहीं है, आप मादियों पे नहीं जाइएगा, इसकी नर की बात कीजिएगा, पठानों वाली बात कीजिएगा। सर दायो साहब कह रहे हैं जो नर प्रेग्नेंट हो जाते हैं यूरोप में। जी जी, बनाना की ट्रेनिंग। सर दायो साहब कह रहे हैं कि नर प्रेग्नेंट होते हैं। सर आपकी बात पहुंच गई बॉस तक। हमारे पास नर और मादी का कॉन्सेप्ट है, वैसे केले में सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम अपने असल टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं तो ये नर मादी का केले में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे पास जो हमने लोकली बिल्ड किए हुए हैं कॉन्सेप्ट। असल में इसके दो टाइप के शक्कर होते हैं, एक को हम कहते हैं वाटर शक्कर, एक को हम कहते हैं सॉर्ड शक्कर। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के शक्कर्स होते हैं, यानी जिनको हमने आगे लेके चलना, जिसको हम सिंधी में बच्चा कहते हैं। इनमें बिन किस्म जा बच्चा होंदा। केड़ा केड़ा? वाटर शक्कर न नर मादी, न नर मादी जेका असां लतीफ़ो ॿुधायोसीं वो ख़त्म थी वियो। हाणे असां पंहिंजे असल ते अचूं था। कितने होते हैं? दो किस्म के शक्कर होते हैं, एक वाटर शक्कर होता है और एक जो है वो स्वाड शक्कर होता है। स्वाड शक्कर, स्वाड वही तलवार से निकला हुआ है, यानी तलवार नुमा बच्चे, वो बच्चे जिनके जो लीव्स हैं वो तलवार की तरह हों। ये देख रहे हैं हम, ये जो लीव्स हैं ये तलवार की तरह हैं। ये हमारे उस जो पुरानी टर्मिनोलॉजी में ये नर है, ये तलवार वाले बच्चे हैं, ये हमने रखने। इनके कंपैरिजन में जो वाटर शक्कर है वो ये
ये हमने नहीं रखना, इसको हमने चलाना है आगे, इसको नहीं चलाना। ये मादी है, वाटर शक्कर है, ये नर है, स्वॉर्ड शक्कर, इसको चलाना है, इसको नहीं चलाना। फ़र्क क्या है, इसके जो पत्ते हैं वो स्वॉर्ड की तरह हैं, तलवार की तरह हैं। इसके जो पत्ते हैं वो ब्रॉड लीव्स हैं, ये बड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड होते हैं। जो ब्रॉड लीव्स हो जाएं, इसकी तरह जो बड़े लीव्स हो जाएं, वो हमारे काम के नहीं हैं, वो हमने निकाल देने। जो इसकी तरह स्वॉर्ड हों, पतले से हों, स्लिम हों, ऊपर की तरफ जा रहे हों, वो स्वॉर्ड हैं, तलवार की तरह हैं, वो हमने रखने, उनको हमने आगे चलाना है। ठीक है सही। वो ज़्यादा फील्ड में पता चलेगा, वो ज़्यादा फील्ड में पता चलेगा सर। जिस पता चलेगा, यहाँ आप फर्क बता सकते हैं, लेकिन वो पता है वो नहीं पता सही। लेकिन ऐसा होते होंगे नहीं, उसमें वो जो ये होगा, जो तलवार कट होगा वो ज़्यादा करीब होगा, वो वाटर शक्कर होगा वो दूर होगा, ये फ़र्क होता है। बाकी ये कि फील्ड में देखिए वहाँ पता चलेगा। अगर थोड़ी हमें अलिफ बे भी पता है केले के बारे में, तो वो पहचान लेगा कि ये वाटर शक्कर है या स्वॉर्ड शक्कर है। अब जो बिल्कुल ही मेरी तरह लेमैन है, कुछ भी नहीं पता उसको, तो ज़ाहिर है उसको पता नहीं चलेगा कि स्वॉर्ड कौन सा और वाटर शक्कर कौन सा है। इसलिए थोड़ा बहुत ABC जो है वो पता होनी चाहिए, वो बंदा आसानी से पहचान लेगा। कोई सवाल? अगर मेरे ख्याल में टाइम कुछ ज़्यादा ले लिया मैंने जी। इसमें जो वैरायटी होती है वो हमारे यहाँ जो है कौन सी वैरायटी? जी, बहुत अच्छा सवाल है इस भाई का कि वैरायटीज़ कौन सी होनी चाहिए। इस वक्त जो हमारे पास सबसे अच्छी और एक्सपोर्ट वैरायटी अवेलेबल है वो है G9, जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका हमें प्रीमियम प्राइस भी मिल रही होती है, वो G9 वैरायटी है। इसके हमें टिश्यू कल्चर प्लांट भी इजीली मिल जाते हैं, और इसके जो हमें वो शक्कर थोड़े हैं वो भी जिस फार्मर के पास हों वो अगर देना चाहे तो वो भी दे सकता है। टिश्यू कल्चर आसानी से G9 के मिल जाते हैं। सबसे पहले जो बेहतरीन वैरायटी है वो G9 वैरायटी है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो ढाका का आता है, कि ढाका का फ्रूट जो उसका साइज़ भी बेहतर है, उसका बंच भी अच्छा लगता है। सेकंड नंबर पे जो हम प्रेफर करेंगे वो ढाका करेंगे। उसके बाद ख्वाजा नबी साहब ने कहा था कि ढाका केला बड़ा होता है, ढाका वैरायटी वाला, और बम्बई का केला भी बड़ा होता है। तो ये जो वो क्योंकि उनका वैरायटी ऐसी है तो ज़ाहिर में केले अच्छे होते हैं। बाकी जो बसराई केला है उसके ज़ाहिर वो साइज़ उतना छोटा नहीं रहता, लेकिन उसकी यील्ड हमारे इस क्लाइमेटिक कंडीशन में उसकी काफ़ी बेहतर आती है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं बसराई वगैरह को। लेकिन जो अगर हम नंबरिंग करें तो फर्स्ट नंबर पे G9 और सेकंड नंबर पे ढाका, बाकी उसके बाद जो है वैराइटीज़ का नंबर आता है। डिफरेंशिएट उन्होंने गलत किया था कि इतना नहीं होता। नहीं, मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने जो है ना वो BBT वाला केला देख लिया होगा जी। और कोई सवाल किसी दोस्त? नहीं है कोई सवाल? चलें, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा, नहीं असद ज़्यादा शक्कर पे जो होगी चीज़ वो फील्ड में ज़्यादा सही रहेगी। असद ठीक है, जो भी देखने वाले होंगे वहाँ मतलब देखे तो पता चले ना। ठीक, हम चलते हैं, फील्ड में चलेंगे। नहीं, फील्ड में चलेंगे। हम यहाँ आए इसलिए कि हमें फील्ड में जाना है। सही है। अगर हमने ये सेशन करना होता तो हम हैदराबाद में किसी होटल में कर लेते यहाँ इसलिए फील्ड में चलेंगे हम। जी जी बिल्कुल चलेंगे। मैं तो जो भी बताना होगा वो चलें हम असद भाई से और रिजवान भाई से फील्ड में चल के जो काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, और डॉक्टर साहब की भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं फील्ड रिलेटेड जो कि हम फील्ड में चल के देखेंगे। इस वक्त मैं तारिक भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो हमें कोई थोड़ा सा, क्योंकि ये एक हमारे अच्छे बनाना स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें कुछ शक्कर मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें अगर बता दें। तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टॉपिक साईं ॾाढा कवर करे वियो आहे हिन तव्हांखे वाटर शक्कर्स जो ॿुधायो, ब्रॉड लीव, नैरो लीव। अच्छा ये कैमरे के लिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिन काफ़ी शयूं साबित साहब ॾाढियूं ब्रीफ कयूं त बा शक्कर मैनेजमेंट कीने बनाना जी डिज़ीज़ जे हवाले सां काफ़ी खोड़ सारा टॉपिक कवर थी विया आहिनि। शक्कर मैनेजमेंट जो इन हवाले सां जेको रोल आहे, बेसिकली तव्हां कुझु क्वेश्चन अहिड़ा हुआ त असांजा जो फरियूं नंढियूं थियूं आहिनि, बंच नंढो थो थिए, इहो सॼो किरदारु शक्कर मैनेजमेंट जो आहे। जॾहिं तव्हांजी ओवर पॉपुलेशन थिए थी, पाण फील्ड में हणूं था 700, 750, 800 थुड़, उर्दू में करें या उर्दू में करें तो बेहतर, क्यों शायद फील्ड में हम क्या करते हैं कि हमारे ग्रोथ का कॉन्सेप्ट होता है कि हमने
कॉफ़ी ग्रोअर्स ने कॉन्ट्रैक्टर बनाना लगाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए ये बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास शक्कर मैनेजमेंट नहीं होती। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो लगाते तो 600-700 जो है न राइजोम लगाते हैं, इसको राइजोम बोला जाता है, जिसको हम सिंधी में थोड़ी कहते हैं। तो आगे चल के वो जब क्रॉप ग्रो हो रही होती है तो वो एक शक्कर पे, एक समझो यूनिट पे 2-2, 3-3 बच्चे मतलब जो है ना शक्कर रख लेते हैं। उसका एंड रिज़ल्ट नतीजा क्या निकलता है, पहले साल तो वो प्रोडक्शन अच्छी ले लेते हैं, पहले साल वो अपनी प्रोडक्शन अच्छी ले लेते हैं। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आता है ना, वो फिर उनकी बंच की साइज़ रिड्यूस हो जाती है। वो रिड्यूस क्यों हो जाती है कि उसकी हाइट नहीं होती, शक्कर की हाइट कम हो जाती है, बच्चा छोटा रह जाता है, फ्लावर बंच, और उसके बाद वेजिटेटिव ग्रोथ भी रुक जाती है। आप अभी जो सीज़न आ रहा है ना, आप यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ की शक्कर मैनेजमेंट में साईं बैठे हुए हैं, रिजवान साहब, ये असद साहब, ये असद साहब अच्छे समझो कि हैंडल करते हैं शक्कर की मैनेजमेंट को। यहाँ पे इनके मालियों को या जो भी है ये खुद ही करते हैं। तो क्या है कि स्पेस दिया जाता है, तो इसमें में उस पर प्रॉपर सनलाइट मिलती है। सनलाइट मिलने के बाद ज़ाहिरी बात है वेजिटेटिव ग्रोथ रुकती नहीं। जो दूसरे समझो कि जो कॉन्ट्रैक्टर के बनाना होते हैं ना, उनमें पहले शक्कर ज़्यादा होते हैं, वो बच्चे होते ही इतने हैं। तो ओवरऑल हमारी जो यील्ड है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक यील्ड हमारी रिड्यूस हो जाती है। उसके साथ जो रेट्स हैं ना, ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, रेट्स ऊपर आ जाते हैं। तो वो कोई नहीं करता। असल मेन चीज़ ये है कि पहले दिन से कि बनाना लगाने के बाद फ़ौरन समझो कि 4 माह के बाद शक्कर सिलेक्शन स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 शक्कर, 2 शक्कर नए केले में, बाकी जो पुराना केला है उसमें 1 शक्कर। उसका 5.5 से 6 फुट स्पेस होना चाहिए। समझे, एक पौधा दूसरे पौधे से 5.5-6 के दरमियान, कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है। फिर क्या होगा कि उसकी बंच की जो है ना, बंच बड़ा हो जाता है। जो टकों में लोड होता है, आजकल के दौर में ये लोड होता है कि 400 बंच की आप लेट सपोज करेंगे, 1 शक्कर आप रख रहे हो, आप साल में 2 क्रॉप ले सकते हो। 2 समझे 1600, आप 800 आपके पास पौधे हैं, 1600 बंच आप ले सकते हो। वो लेट सपोज करो कि वो जो 400 बंच हैं ट्रक में, एक ट्रक में 400 तक आए, तो आप साल में समझे आपके पास आप 2 प्रोडक्शन दे सकते हो, मतलब 1 यूनिट से 2 बंचेस, तो कितने हो गए 1600। कितनी टकें हो सकती है, 4 टकें हो सकती है। उसमें ज़ाहिरी बात है कुछ डिफार्म होंगे, कुछ ख़राब होंगे, कुछ स्ट्रेस की वजह से ख़राब होंगी, या तो क्या होता है कि फिर प्रोडक्शन हमारी 2 टकों 2.5 तक हो जाती है। मगर आम जो ग्रोअर है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके बंचेस लगते हैं 1000, 1200, फिर उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। कि एक हमारी मिथ है कि हमने उसको हाई डेंसिटी कर दिया, मतलब जितना शक्कर ज़्यादा रख लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो गई। उसके बाद हम फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर मेरा यही है कि शक्कर मैनेजमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन किसी भी ग्रोअर की बढ़ जाएगी और उसको रेट भी अच्छे मिलेंगे। वो कैसे बढ़ेगी? सवाल ये होता है कि 100 एकड़ पे एक बनाना का माली चल रहा है, वो तो शक्कर सिलेक्शन नहीं कर सकता 100 एकड़ पे। आपने कभी इंटरव्यू करके देखा हो कॉन्ट्रैक्टर के पास एक ही बंदा होता है, जहाँ वो अब बाहर से
3-4 माह के बाद एक मंगवा देते हैं, वो डिसक्रिंग करता जा रहा है। ये मैनेजमेंट वाला तरीका नहीं सही नहीं है। उससे क्या हो रहा है, एक तो आपने जो कहा कि पनामा विल्ट इसी वजह से भी फैल रही है, क्योंकि बाहर का माली आता है, वो तो प्योरली हाइजेनिक नहीं होता ना, उसमें डिजीज़ स्प्रेड का भी ज़्यादा चांस है और प्रोडक्शन भी लो होती है। वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इसी तरह चल रहा है। तो मेरा ये है कि शक्कर सिलेक्शन के लिए कम से कम जो है एक माली को रखना चाहिए 10 एकड़ पे, वो सही उसकी देखभाल करे। समझो कि 100 एकड़ है तो कम से कम 10 बंदे उसके पास होने चाहिए। वो होते नहीं हैं, वो समझो कि ऐसे ही काम चलता है तो प्रोडक्शन भी लो हो जाती है और बनाना की सही मैनेजमेंट भी नहीं होती। एक बड़ा मेन रीज़न है, जहाँ भी आपने देखा होगा अच्छे केले हैं उनकी शक्कर मैनेजमेंट सही होगी। फिर फर्टिलाइज़र का रोल सेकेंड ही आ जाता है। फर्टिलाइज़र है या आपके जो सॉइल है उसका सेकेंड ही रोल फिर बन जाता है, क्योंकि ये चीज़ें न होने की वजह से वो क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन इसी वजह से लो हो रहा है और बंच भी हाई नहीं हो रहा, बंच की साइज़ भी अच्छी नहीं हो रही। दूसरा ये जो हिट होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा अक्सर ये होता है कि कहते हैं मई और जून में फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। शक्कर की सिलेक्शन वो आप फर्टिलाइज़र दो नहीं दो, टेम्परेचर रेज होंगे, आपका बंच डिफॉर्म होगा या फिंगर साइज़ रिड्यूस हो जाएगी। ये किसका क्वेश्चन था, ये आप किस इलाके में की बात? हाँ, गोटेगी में तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर बहुत हाई हैं। टेम्परेचर का बहुत रोल होता है फॉर डिफॉर्मेशन में, क्योंकि इन ज़मानों में अगर आपका फ्लावर नहीं आए, लेट आए, तो आपकी फिंगर वैसे ही। इवन घोटकी में एक प्रैक्टिस मैंने देखी है कि ये जून जुलाई के अंदर भी हाँ। इन्होंने फर्टिलाइजर डाला। घोटकी के अंदर जून जुलाई के अंदर भी फर्टिलाइजर ये डाल रहे थे। जनवरी में हम अच्छा, उसके साथ फिर गोडी भी करते होंगे। गोडी करते हैं तो हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें भी नुकसान होता है। पहले नंबर पे आप कहाँ भी जाओ कि शक्कर सिलेक्शन के लिए अपने बंदे तैयार करें, उसके बाद बाकी आगे चल के जो आपको कौन सा शक्कर है, कैसा है, उसके किस तरह करना है, किस तरह रखना है ना, फील्ड में आपको पता चलेगा। थैंक यू। यार आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग सब फील्ड में जाएंगे। फील्ड में हमारे पास जो हम दो चीज़ें मेनली देखेंगे। नंबर 1, जो डॉक्टर साहब ने हमें सिम्टम्स बताए कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो चीज़ें हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एग्रोनॉमिकल जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपके सवाल हों एग्रोनॉमिक से रिलेटेड, शक्कर से रिलेटेड, तो हमारे पास जो है वो तारिक भाई भी मौजूद हैं, असद भाई भी मौजूद हैं। ये हमें जो है वो उन चीज़ों के बारे में हमें गाइड करेंगे। तो हम सब दोस्त फ़िलहाल जाएंगे फार्म पे, वहाँ से हम फील्ड के बाद वापस यहाँ आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद जो है हम क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे और लंच होगा, और लंच के बाद जो है हम आपको खुदाफिज़ कहेंगे। ठीक है सर।